हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी साथी वीडियो पर जुड़ते हैं भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको मिल सके, सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि एग्ज़ाम है वो अब आपके सर के ऊपर है, यानी एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अपन क्या करते हैं, एक जो क्लास लेते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में क्लास हो रही है, जिसमें अपन ने साइंस कंप्लीट कर ली, राजस्थान का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया। उसी में आप लोगों की डिमांड के ऊपर आज अपने पूरी पॉलिटी जो 10 क्वेश्चन आने हैं, राजस्थान पॉलिटी के 5 और भारतीय संविधान के 5, उन दोनों को भी अब कंप्लीट करेंगे। यहाँ केवल वही टॉपिक करवाए जाएंगे जो सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया, ऐसा बाहर से क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, वो सब निराधार बातें होती है। पहले यदि पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सिलेबस को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया, जैसे साइंस में बनाया मैंने टू द पॉइंट, करंट का बनाया, उसी के आधार पर ये राजस्थान की राज व्यवस्था है। यदि आप इसे कंप्लीटली देख लोगे तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन करेक्ट होने की संभावना पूरी हो जाएगी। आपको बाहर से कोई भी कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को जरूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक कर्तव्य जरूर बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है अपना राजस्थान का राज्यपाल। राजस्थान पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं और उसमें राजस्थान के राज्यपाल को पढ़ना है। इतना पढ़ जाओगे तो भी 10 के 10 सही करके आओगे। सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान के राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल है या किसी भी राज्य का राज्यपाल है, वो संवैधानिक मुखिया होता है। यानी संविधान के अनुसार संवैधानिक मुखिया राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है, राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण होता है एकीकरण का, वहां से लेकर 1 नवंबर 1956 को जब 7वां चरण कंप्लीट होता है, उस समय तक राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। क्योंकि पहले राज्यों को श्रेणियों में विभक्त किया गया था, तो यहां से अपने को पता है कि 1 नवंबर 56 को 20 श्रेणी में था। और उस समय राज्य का जो राज्य प्रमुख होता था उसे राज प्रमुख कहते थे। यानी राज्यपाल नाम न होकर उस समय क्या हुआ करता था, राज प्रमुख हुआ करता था। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख है वो सवाई मान सिंह है। यानी राज प्रमुख एक ही रहे, वो कौन थे, सवाई मान सिंह थे। 7वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कब, 1956 द्वारा राज प्रमुख का जो पद था उसे तो समाप्त कर दिया गया और एक नया पद राज्यपाल का सृजित कर दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल का जो पद है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया सृजित, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में राज्यपाल से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कह दी गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 154 कहता है, अनुच्छेद 154 कि राज्य की, राज्यपाल की नहीं, राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य की समस्त जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और केंद्र सरकार की सिफारिश पर करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा, केंद्र सरकार की सिफारिश पर करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि एवं कार्यकाल। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है।
परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पर बना रहता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर रह सकता है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। आपको पूछिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। यदि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 5 वर्ष हो सकता है, और 5 वर्ष के बाद में भी वह पद पर बना हुआ रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण ना कर ले। अनुच्छेद 157 कहता है, अनुच्छेद 157 कहता है योग्यताएं एवं अर्हताएं। क्या? राज्यपाल की योग्यताएं 2 है, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 35 वर्ष क्या हो जानी चाहिए? पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें राज्यपाल की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 158 क्या कहता है? अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल की सेवा शर्तें। राज्यपाल की सेवा शर्तें अनुच्छेद 158 में संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाना है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। इतनी ही बात याद रखनी है। उसके बाद में आपको अनुच्छेद 159 याद करना है। अनुच्छेद 159 कहता है उसकी शपथ। क्या? राज्यपाल की शपथ, यानी राज्यपाल को शपथ किस प्रकार से दिलाई जाएगी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। यदि वह अनुपस्थित है तो उस राज्य का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह भी उसे शपथ दिला सकता है। अनुच्छेद 160 क्या कहती है? 160 कहती है आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति का तात्पर्य है कि राज्यपाल का जो पद है वह अचानक खाली हो जाए, अर्थात राज्यपाल इस्तीफा दे दे, या फिर हो सकता है राज्यपाल की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो यह निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? यह निर्धारण रिक्ति होने पर राष्ट्रपति निर्धारण करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण होगा। सामान्यतः पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। सामान्यतः क्या किया जाता है? कोई भी राज्यपाल होता है उसको, पड़ोसी राज्य को, उसको क्या दे दिया जाता है? अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। या फिर HC यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसको राज्यपाल का कार्यकाल सौंप दिया जाता है, कार्यभार वह करता है। अब यहाँ तक आपको ये अनुच्छेद मेरी नज़र में आपको रट लेने चाहिए। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी 153 क्या कहता है? राज्यपाल होगा। एक क्या कहता है? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है समस्त जो कार्यपालिकाएं वो राज्यपाल के नाम से होगी। कौन से होगी? राज्यपाल में निहित होगी। सभी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं राज्य की वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। अनुच्छेद 155 कहता है कि नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देगा। ये बात क्लियर हो जाती है। अनुच्छेद 156 कहता है पदावधि। पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। क्या? कार्यकाल। सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, परंतु प्रसाद पर्यंत बना रहता है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 157 कहता है योग्यताएं। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? योग्यताएं एवं अर्हताएं। योग्यताएं एवं अर्हताएं। कितनी अर्हताएं? 2 अर्हताएं। 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए और राज्य का यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 158 क्या कहता है कि राज्यपाल की जो समस्त शक्तियां होती है, यानी उसकी जो सेवा और शर्तें हैं, उसके लिए उसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 159 कहता है शपथ, यानी शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ कौन दिलाएगा? HC का मुख्य न्यायाधीश दिलाए। और 160 क्या कहता है? आकस्मिक रिक्ति कहता है। क्या कहता है? आकस्मिक रिक्ति उसकी किस प्रकार से भरी जाएगी। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी चीज़ें राज्यपाल में याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। या मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 165 कहता है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कोई भी राज्य होगा उसके महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा।
अनुच्छेद 166 कहता है राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, यानी राज्य की जो सरकारें होगी वो कोई भी कार्य करेगी वह समस्त कार्य किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। ये बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 166 में। मुझे लगता है ये अनुच्छेद आपको याद हो जाने चाहिए, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 166। जहाँ इंपॉर्टेंट 164 और 165। 164 कहता है मंत्रियों की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 165 कहता है महाधिवक्ता की नियुक्ति, किसकी, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 166 कहता है कि समस्त जो भी कार्य करेगी राज्य सरकार, समस्त कार्य किसके, राज्य सरकार के। राज्य सरकार के जो भी कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे, नाम उस पर चलेगा राज्यपाल का, यानी राज्य सरकार के समस्त जो कार्य होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर, चलते हैं आगे। उसके बाद में अपन चर्चा करें राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां, यानी राज्यपाल किस किस को नियुक्त कर सकता है, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल की नियुक्तियों की चर्चा अपन करेंगे। एक जगह मैंने बता दी राज्यपाल क्या क्या नियुक्तियां कर सकता है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में उसका कार्यालय, उसके सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सबसे पहले आपको याद करना है आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य स्तरीय आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य सरकार के कोई भी राज्य स्तरीय आयोग बनाया हुआ है उसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। विशेष बात यह है कि महिला आयोग है, कौन सा आयोग, महिला आयोग, इसका कौन करेगा, इसकी नियुक्ति सीएम के द्वारा की जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री, सीएम यानी मुख्यमंत्री करने वाला है। विश्वविद्यालयों के कुलपति, कोई भी विश्वविद्यालय उसके कुलपति, किसके, विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो आप कहोगे राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी कौन करने वाला, राज्यपाल करना है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राजस्थान में वर्तमान में 7वां वित्त आयोग आ चुका है। कौन सा वित्त आयोग आ चुका है, 7वां वित्त आयोग लागू हो चुका है। राज्य लोकायुक्त, राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करने वाला है। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति भी कौन करने वाला है, आपका राज्यपाल करने वाला है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करने वाला है, राज्यपाल करने वाला है। और जिला न्यायाधीश, ध्यान रखना जिले में जो न्यायाधीश होंगे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखना। परंतु विशेष बात यही मैंने लिख दी है, राज्यपाल पद से केवल मंत्री व महाधिवक्ता को हटा सकता है, बाकी सबको कौन हटाएगा, राज्यपाल, सॉरी मुख्यमंत्री हटाएगा। यानी महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में जिसकी नियुक्ति की थी महाधिवक्ता की, और अनुच्छेद 164 जहां मंत्रियों की नियुक्ति की थी, इन दोनों को कौन हटा सकता है, राज्यपाल अपने पद के द्वारा हटा सकता है। राज्यपाल उनको इनके पद से हटा सकता है, लेकिन बाकी सबको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। यह बात आपको इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में याद रखनी है। यह पेज आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्लियर है, चलते हैं आगे। स्वयं राज्यपाल सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए भाई। स्वयं राज्यपाल, ये भी पटवार में रिपीट हुआ था। स्वयं राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, कुलाधिपति होते, कुलपति नहीं होते, कुलाधिपति होते। कुलपति की तो नियुक्ति करता है, और समस्त राज्य के जो भी विश्वविद्यालय हैं उन सबका क्या होता है, कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्त से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद कौन सा, 198 कहता है धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी वह कौन सा विधायक है जो विधानसभा में प्रस्तुत होने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक रहती है, तो वह है धन विधेयक। अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 202 कहता है राज्य सरकार का वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होगा। यानी बजट जो भी होगा वो किसके नाम से प्रस्तुत होगा, राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होगा। यानी वित्तीय विवरण 1 वर्ष का जो भी लेखा जोखा है वो राज्यपाल के नाम से
होगा कि ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? अनुच्छेद 243 कहता है राज्यपाल, कौन? अनुच्छेद 243 राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। 7वें वित्त आयोग राजस्थान में लगाए तो उसका गठन किसने किया? अनुच्छेद 243 के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अनुच्छेद 267 राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होगी। अनुच्छेद 267 क्या कहता है कि जो आकस्मिक निधि होगी ना वो राज्यपाल के अधीन रहेगी। क्लियर है? संचित निधि के द्वारा वेतन मिलता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है, यानी राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत। फिर है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां कौन कौन सी है राज्यपाल? अनुच्छेद 168 क्या कहता है? लो भाई अनुच्छेद 168 को देखते हैं। अनुच्छेद 168 कहता है विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है? राज्यपाल है। ध्यान रखना, विधानमंडल के 3 अंग माने गए, उसमें कौन कौन है? विधानसभा है आपकी, विधान परिषद है, और उसके साथ में कौन है? राज्यपाल अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 168 के द्वारा, अनुच्छेद 168 के द्वारा विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होगा? राज्यपाल हो। अनुच्छेद 176 कहता है राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है। क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। 17 अवसान कर सकता है। कौन सा अवसान कर सकता है? 17 अवसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। ये रट लेना भाई। राज्यपाल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो वो विधानसभा को आहूत कर सकता है, यानी विधानसभा को संचालित कर सकता है। 17 अवसान कर सकता है और विघटन कर सकता है, लेकिन विधानसभा को क्या नहीं कर सकता? स्थगित नहीं कर सकता। क्लियर है? चलो जी, विधानसभा को स्थगित विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, 2nd ग्रेड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि विधानसभा को स्थगित कौन करता है? स्थगित विधानसभा अध्यक्ष करता है। भंग जरूर कर सकता है, ध्यान रखना, विघटन का मतलब भंग कर सकता है लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। क्लियर है? अनुच्छेद 175 राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का अभिभाषण अनुच्छेद 175 में। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के तहत या तो नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन या वर्ष के प्रथम अधिवेशन में, या तो विधानसभा का ही पहला अधिवेशन हो या फिर क्या हो, वर्ष का प्रथम अधिवेशन हो बजट के बाद में, वो संबोधन किसके द्वारा किया जाएगा? विशेष अभिभाषण राज्यपाल अनुच्छेद 176 के तहत देगा। अनुच्छेद 200 कहता है विधेयक पर अनुमति, यानी विधेयक पर किस प्रकार की अनुमति देनी है, लेकिन विशेष ध्यान रखें धन विधेयक है उसको वह क्या नहीं कर सकता? खारिज नहीं कर सकता। क्लियर है? चलते हैं आगे। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति निहित है राज्यपाल में। किसमें? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? राज्यपाल में। किसके द्वारा? अनुच्छेद 213 के द्वारा। अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन आएगा राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? 213 के तहत। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश को न्यायालय में कब जारी करता है? ये विधानसभा के विश्रांति काल में, यानी विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है उस समय अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल जारी कर सकता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है भाई। अध्यादेश को जो भी अपना क्या है न्यायालय है उस न्यायालय में चुनौती के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर चुनौती दे सकता है। अवधि 6 माह तक की अवधि हो सकती है या फिर विधानमंडल की आगामी बैठक के 6 सप्ताह, यानी या तो 6 माह या फिर विधानमंडल की आगामी बैठक है, कोई बैठक है उसके 6 सप्ताह के भीतर की अवधि के लिए वह जारी किया जाता है। या तो 6 माह के लिए या फिर विधानमंडल की आगामी बैठक के 6 सप्ताह के लिए क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद में कह रहा है कि राजस्थान का राज्यपाल है कौन है? अब अपन इतनी देर तो संपूर्ण देश के राज्यपालों के बारे में क्या क्या जानकारी होती है इन सब की अपन ने चर्चा की थी। अब बात करेंगे पर्टिकुलर राजस्थान के राज्यपाल की। देखो राजस्थान के राज्यपाल के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वह शब्द है माननीय राज्यपाल, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, ऑनरेबल गवर्नर
या फिर श्री, सुश्री, श्रीमती का प्रयोग भी स्वीकार्य है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पहला है प्रथम राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह है। कौन है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह है। परंतु सर्वाधिक अवधि वाले राज्यपाल भी पूछे आपको, सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल भी कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनती है तो वह प्रतिभा पाटिल बनती है। जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनती है वह भी कौन है? प्रतिभा पाटिल। यानी अपने दृष्टि से हो जाएगा कि राजस्थान की दृष्टि से राज्यपाल भी प्रतिभा पाटिल है और महिला राष्ट्रपति भी कौन है? प्रतिभा पाटिल है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, यानी कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो वह पहले कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। कौन से हैं? जगत नारायण पहले कार्यवाहक राज्यपाल है। ऐसे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था, तो बर्खास्त राज्यपाल गुरुमुख निहाल रघुकुल तिलक। कौन है? बर्खास्त राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक। सबसे कम कार्यकाल वाले राय मिलाप चंद्र जैन। कौन से? मिलाप चंद्र जैन। इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसे तथ्य बहुत कम पूछे जाते हैं, एक दो बार ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। पद पर रहते हुए मृत्यु वाले राज्यपाल, 4 राज्यपाल ऐसे हैं राजस्थान के जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। उनमें है दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। यानी एकमात्र महिला राज्यपाल ऐसी रही है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। बाकी कौन कौन है? दरबारा सिंह पहले राज्यपाल है, फिर है निर्मल चंद्र जैन, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह और फिर आपकी प्रभा राव। महिला राज्यपाल, कौन सी राज्यपाल है? महिला राज्यपाल। राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रही है जिनमें से एक की पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है। पहली है महिला प्रतिभा पाटिल, उसके बाद में बनी प्रभा राव, उसके बाद में कौन बनी? मार्गरेट आल्वा बनी। ठीक है, ये प्रभा राव है, ये पद पर रहते हुए क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो राजस्थान के कितने राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है? तो आंसर आ जाएगा 4। लेकिन कितनी महिला है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है? तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और टोटल महिला राज्यपाल 3। ये थोड़ा सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में है त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल। त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल राजस्थान के 2 थे, जिसमें एक है मदन लाल खुराना और दूसरे हैं प्रतिभा पाटिल। ये ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। और वैसे भी एक कल राजस्थान आरपीएससी की जो अध्यक्ष थी मंजू शर्मा, उसने भी अपना क्या सौंपा है? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि एक बार पद प्राप्त करना सभी चाहते हैं। इन्होंने भी दिया था, तो एक ने राष्ट्रपति बनने के लिए और एक ने अपना कोई कर्तव्य छुपाने के लिए दिया था। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहने वाले, यानी ऐसे राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा हो और उपाध्यक्ष भी, दोनों पद जिसने संभाला है वह है सरदार हुक्म सिंह। यानी क्वेश्चन आएगा राजस्थान का वह कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहा है? तो वह है सरदार हुक्म सिंह। उसके बाद में लोकसभा के केवल अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे हैं बल्लीराम भगत और सरदार हुक्म सिंह। अब हुक्म सिंह है ना, उपाध्यक्ष भी रहे हुए, लेकिन बल्लीराम भगत ऐसे हैं जो केवल क्या रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राजस्थान का वह कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा का अध्यक्ष रहा था? बल्लीराम भगत। उसके बाद में है कि राजस्थान का ऐसा राज्यपाल जो राष्ट्रपति भी रहा है वह कौन है? प्रतिभा पाटिल है, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो वह प्रतिभा पाटिल। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं वह है रघुकुल तिलक। यानी ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं रघुकुल तिलक। अध्यक्ष की जगह वो आपको सदस्य भी पूछ ले तो भी आपका आंसर क्या करके आना है? रघुकुल तिलक करके आना है। उसके बाद में 2 चीजें और है जो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अपन सीधी बात करेंगे वर्तमान राज्यपाल। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिबाऊ किशनराव बागड़े। ये क्या है? राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल है जो 45वें नंबर के। बहुत बार क्रम भी पूछा जाता है कि हरिबाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है, वह कौन से नंबर के राज्यपाल है? तो वह 45वें नंबर के। और कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के निवासी हैं। 6 बार ये विधानसभा के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। 6 बार एमएलए बने हुए हैं। अब है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन रिपीट होना है, लगभग तो होना ही रहता है।
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो राजस्थान में 356 के तहत 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वैसे राष्ट्रपति शासन 352 से 356 से 360 से लगता है, तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। सबसे पहला लगा था 67 में। अब ये डेट पूरी यदि याद नहीं रही तो आप इतना याद कर लेना, पहली बार 1967 में, उसके बाद में 77 में, फिर 80 में, फिर 92 में। पहले डेट याद करनी है आपको, 67, 77, 80 और 92। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। डेट जिसको याद करनी है वो देख सकता है, 13/3/67 से 26/4/67। सबसे कम दिनों के लिए लगने वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा था? पहला था। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद और दूसरे थे सरदार हुकुम सिंह। यानी जब लगा था उस समय कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, और जब हटा था उस समय थे सरदार हुकुम सिंह। आपको केवल यही याद रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद। और इस समय सीएम यानी मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको अस्पष्ट बहुमत के कारण क्या करना पड़ा था? अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। और कौन सा लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद में दूसरा राष्ट्रपति लगता है 77 में। 30/4/77 से लेकर 22/6/77 तक लगता है। लगभग कितना महीना रह जाता है? 2 महीना। इस समय थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और रघुकुल तिलक बन गए थे। उसके बाद में तीसरा लगता है वो लगता है 16/2/1980 से लेकर 6/5/1980 तक। ये लगभग डेट बढ़ जाके कितना हो जाता है? 3 महीने के समथिंग हो जाता है। रघुकुल तिलक। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे बेरू सिंह जी शेखावत। और उसके बाद में चौथा लगता है 1992 में। ये सबसे लंबा है। 15/12/92 को लगता है। 4/12/93 सबसे लंबा लगता है, यानी लगभग 1 वर्ष से। इस समय एम चेन्ना रेड्डी क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। जब हटा उस समय कौन थे? बल्लीराम भगत, और वही बेरू सिंह जी शेखावत थे। यानी ये चीजें आपको अलग से थोड़ी सी मैं याद करवा देता हूँ। 67 में पहला लगा था, ये सबसे कम लगा था। उसके बाद में 77 में लगा, फिर 80 में लगा और फिर 92 में लगा। ये चौथा था। टोटल कितने लगे? 4 लगे, 1, 2, 3 और 4। ये सबसे लंबा। इस समय 67 के अंदर जो आपके थे वो कौन थे? तो संपूर्णानंद थे। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। उसके बाद में सेकंड लगा उस समय वेदपाल त्यागी थे, वेदपाल त्यागी। और उसके बाद में तीसरे थे रघुकुल तिलक। और चौथे थे जो लंबा कार्यकाल लगा था उस समय कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी। आज तक एग्जाम में यही पूछे, हटने वाले पूछे नहीं। जिस समय लगा उस समय कौन थे? संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना। और सीएम की बात करें तो यहाँ सुखाड़िया, यहाँ पर था सुखाड़िया, यहाँ पर हरिदेव जोशी, और उसके बाद में इन दोनों में था भैरों सिंह शेखावत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको आपको लिख कर भी बता दिया है अलग से। एक बार अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अपन बात करें कि राज्यपाल स्वयं निम्न पदों का अध्यक्ष होता है। अपने आप ही बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसको राज्यपाल बनाएंगे वो अपने आप ही इन सब का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। जिसमें पहला है पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये कहाँ है? उदयपुर। अलग से भी पूछ सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र का कार्यालय कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। पूर्व सैन्य कर्मियों के हितार्थ समिति, यानी पहले के सैनिक है उनके हित के लिए कोई कमेटी बनेगी, उसका अध्यक्षता भी कौन करेगा? तो वह राज्यपाल करने वाला है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो समिति है उसका अध्यक्ष भी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो समिति है उसके अध्यक्ष भी कौन हो जाते हैं? राज्यपाल स्वयं हो जाते हैं। उसके बाद में आपके होते हैं राज्य सैनिक बोर्ड, यानी राज्य सैनिक जो बोर्ड है राजस्थान, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह भी अपने आप ही कौन होगा? राज्यपाल होगा। और राज्य स्काउट गाइड का संरक्षक भी कौन होगा? राज्यपाल होगा। अर्थात ये 6 पद अपने आप ही राज्यपाल को मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि निम्न में से किसका राज्यपाल अध्यक्ष नहीं होता है? 3 इनमें से रहता है, चौथा कोई और हो जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं 67 होने के,
एक कथन देख लेना आप कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कौन है? राज्यपाल है। ये कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का है। किसका है? सरोजिनी नायडू का है। ये था अपना राज्यपाल का काम। इतना राज्यपाल यदि आप पढ़ लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसकी प्री परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वह आयोजन है 5 सितंबर 2025 को है। परीक्षा से पहले एक प्री परीक्षा होगी जो सेम अधीनस्थ बोर्ड आपकी चतुर्थ श्रेणी का पेपर बनाएगा, उसी पैटर्न पे ये परीक्षा ली जाएगी। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है इस एग्जाम को देना चाहता है 4 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर लेना। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ ऑफलाइन भी परीक्षा का आयोजन होगा और ऑनलाइन राजस्थान में जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो भी इस परीक्षा को अपने घर पे बैठे हुए ऑफलाइन मोड यानी OMR पर आराम से इस पेज को दे सकते हैं। इस पेपर को देके अपनी तैयारी को समझ सकते हैं। इसकी फी मात्र 99 है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो संपर्क कर ले। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल अपना कंप्लीट है, इसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री एक छोटा चैप्टर है, राज्यपाल ही बड़ा होता है अपनी पॉलिटी में। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करेंगे अपन, तो ये क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। मैंने कहा था संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन राजनीति का जो प्रमुख होता है वो राजनीतिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। और वास्तविक प्रमुख भी यही होता है। वास्तव में प्रमुख होता है ना, वह कौन होता है? वह होता है मुख्यमंत्री। लेकिन नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल का केवल नाम चलता है, वास्तव में जो भी काम करता है वो मुख्यमंत्री करता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था सेकंड ग्रेड में। एक बार सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन बना हुआ है कि राजस्थान का जो भी राज्यपाल होता है या किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है मनोनीत, दूसरा था निर्वाचित। तो ज्यादातर आंसर मनोनीत करके आए थे। मनोनयन नहीं होता है, ये क्या होता है? नियुक्त होता है। और नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 164 के तहत राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 उसमें भी सब है एक। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का सर्वे सर्वा यानी मुख्य जो होगा वह मुख्यमंत्री होगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियां, राज्यपाल की संविवेकीय जो शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन राज्यपाल ने क्या कर ली है? कोई संविवेकीय अपना काम लिया है माइंड में, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद में अनुच्छेद 163 कहता है मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है इसकी कोई जांच नहीं होगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। 163 कहता है, क्या कहता है 163 कि एक मंत्रिपरिषद होगी किसकी सहायता के लिए? राज्यपाल की सहायता के लिए, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 163 क्या कहता है कि जो संविवेकीय निर्णय लिया है राज्यपाल ने उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है इस सलाह की कोई जांच नहीं होगी। सलाह दी भी है कि नहीं दी, ये कुछ भी किया है, इसकी कोई जांच नहीं होगी। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 164 इसकी चर्चा राज्यपाल में भी की थी, वापस करना है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब चाहे वह मंत्री मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। यानी मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति कर देगा क्योंकि वह तो नाम आएगा, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल का जो भी नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनाने के बाद में मुख्यमंत्री कुछ नाम सजेस्ट करेगा, वह राज्यपाल को भेजे जाएंगे। उन सबको नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, यानी जिसको बहुमत प्राप्त है उसको सीएम बनाया जाता है। राजस्थान में बहुमत के लिए कितनी सीटें हैं? 101 सीटें हैं। क्यों है? क्योंकि 200 का 50% निकालना होता है। किसी का भी क्या निकालना होता है? 50%। तो राजस्थान में सीटें कितनी है?
200 का 50 कितना होता है 100, उसमें एक सीट ऐड कर लो, इतनी सीट जिसको प्राप्त है उसको ही बहुमत प्राप्त है। किसी एक को 97 है, एक को 99 है, तो दोनों को ही बहुमत नहीं है। इसमें से जो बहुमत साबित कर देगा वही मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए क्या हो 97 वाला भी क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि बहुमत साबित करना पड़ता है। बहुमत न होने पर सविवेक से किसी को परंतु 1 माह में बहुमत सिद्ध करना होता है। यानी किसी भी पार्टी को यदि बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल अपने सविवेक से किसी को भी क्या नियुक्त कर सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 1 माह के भीतर उसे अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा विधानसभा के पटल के ऊपर। अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इंपॉर्टेंट है, सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे राज्यपाल के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी होंगे। क्योंकि व्यक्तिगत उसको क्या दी है, व्यक्तिगत उसकी नियुक्ति किसने की है, राज्यपाल ने की है। लेकिन सामूहिक रूप से उनको नियुक्त किसने करवाया है, मुख्यमंत्री ने करवाया है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राज्यपाल के। और अनुच्छेद 164(3) कहता है शपथ पद एवं गोपनीयता की लेते हैं और भारत की प्रभुता व अखंडता की क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। इनकी शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 3 में। उसके बाद में है 164(4), 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह साधारण से साधारण व्यक्ति हो, वह भी मंत्रिपरिषद का क्या रह सकता है, सदस्य रह सकता है, वह भी मंत्री बन सकता है। लेकिन कितने माह के लिए, केवल 6 माह के लिए। 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 165(5) कहता है वेतन और भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं और राज्य की संचित निधि से क्या मिलते हैं, इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। अब है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये विशेष बात आपको याद रखनी है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले, मुख्यमंत्री का कितना कार्यकाल होता है, तो ज्यादातर लोग 5 वर्ष कहेंगे। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है, इसीलिए किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल केवल विधानसभा का होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह रह सकता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। उस विधानसभा के दौरान कम से कम 50 मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। ज्यादातर विधानसभा में बहुमत रहने तक वह क्या रह सकता है, मुख्यमंत्री बना हुआ रह सकता है। योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जानी चाहिए और विधानमंडल का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि विधानमंडल का सदस्य तो उसे रहना ही पड़ेगा। उसके बाद में है कि त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसको देना चाहेगा, राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को वह त्यागपत्र देगा। और ये क्वेश्चन 100% छाप लो 4th ग्रेड के लिए। अनुच्छेद 167 कहता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। एक बार 2nd ग्रेड के एग्जाम में ऐसे नवाचार करती है आरपीएससी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री कुछ भी बात कहेगा तो वह उसका क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया दायित्व है, दूसरा ऑप्शन लिख दिया कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन ले रहा देना उसका कर्तव्य भी नहीं है। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे दिए। अब लोगों के कंफ्यूज हो गया कि कर्तव्य है या दायित्व है। साफ लिख रखा है मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 167 में तो कर्तव्य ही होंगे। राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना देना, ये इसके क्या है, कर्तव्य हैं। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में। अब है अपना राजस्थान का मुख्यमंत्री। ये तो सभी के लिए लागू होता है, जो अपन जब तक राजस्थान शब्द नहीं लगाते इसका तात्पर्य पूरे इंडिया का कोई भी राज्य हो उसके लिए वैध है ये। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। आपको सीधा क्वेश्चन पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, तब आपका आंसर हीरालाल शास्त्री, लेकिन पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं, दोनों है जय नारायण व्यास। और मनोनीत मुख्यमंत्री आज तक टोटल 3 रहे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया।
सबसे लंबा किसी का कार्यकाल रहा है तो वह है मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक। उसके बाद में है अशोक गहलोत, उसके बाद में है बेरू सिंह शेखावत और उसके बाद में है वसुंधरा राजे सिंधिया। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन का कार्यकाल रहा। मैंने इसीलिए आपको एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल केवल विधानसभा का है। मुख्यमंत्री को तो केवल 1 दिन भी बनाया जा सकता है। प्रथम अल्पसंख्यक सीएम है वो बरकतुल्ला खान है। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, तो मुस्लिम थे तो बरकतुल्ला खान हो गए। प्रथम एससी के सीएम जगन्नाथ पहाड़िया थे और प्रथम महिला सीएम वसुंधरा राजे थी। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले सीएम, सबसे ज़्यादा बार 4 बार शपथ किसी ने ली है तो वह लिए मोहनलाल सुखाड़िया ना। ऐसा क्यों? पहले 5 साल का कार्यकाल, फिर 5 साल का कार्यकाल, फिर 5 साल का कार्यकाल, फिर इन्होंने शपथ ले ली और कार्यकाल 2 वर्ष का ही पूरा किया। इसका मतलब शपथ कितनी बार हो गई टोटल? 1, 2, 3 और 4 बार। तो 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार शपथ लेने वाले अशोक गहलोत जी, जिन्होंने अपना कार्यकाल 15 वर्ष तक तीनों बार पूरा किया, तो 5-5 के 3 हो गए। फिर बेरू सिंह जी शेखावत, इनको तो 2 बार तो अपना पद से त्याग पत्र ही देना पड़ा और 1 बार 5 साल का, टोटल मिला के इनका कार्यकाल हुआ 12 वर्ष का। और हरिदेव जोशी का तो 3 बार शपथ लेने के बाद में भी 8 वर्ष के समथिंग ही पहुंच पाए थे। और वसुंधरा राजे ने 2 बार शपथ लेके 10 वर्ष कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ बीच में वसुंधरा राजे आ जाएगी। पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री की आज तक राजस्थान में मृत्यु हुई है तो वह है कौन है? बरकतुल्ला खान है, जो भारत पाक युद्ध के दौरान क्या थे? राजस्थान के सीएम। एकमात्र सीएम जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं वह है टीकाराम पालीवाल। यानी राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे वो है टीकाराम पालीवाल, जिनको पहले मुख्यमंत्री बनाया और जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के कारण इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम का क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल, अशोक गहलोत 15 साल, बेरू सिंह शेखावत लगभग 12 वर्ष और वसुंधरा राजे ने कंप्लीट 2 कार्यकाल किए थे तो 10 वर्ष। अभी वसुंधरा राजे इधर पहुंच जाती यदि भजनलाल जी नहीं आते टांग अड़ाने के लिए, तो वसुंधरा राजे यहाँ होते अशोक गहलोत के पास में। ऐसे सीएम जो राज्यपाल भी रहे हैं, यानी राजस्थान के तो हो नहीं सकते, कहीं बाहर जाकर क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। उनमें मोहनलाल सुखाड़िया है, शिवचरण माथुर है, हरिदेव जोशी है और जगन्नाथ पहाड़िया। याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 बार 2nd ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन। ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे, यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, तो ये ज्यादातर कौन है? बीजेपी वाले। कांग्रेस वाले तो ऐसे है नहीं, कांग्रेस में तो एक हरिदेव जोशी था। वसुंधरा राजे सिंधिया जो सीएम भी रही है और विपक्ष का नेता भी रही है। बेरू सिंह शेखावत जिनको बाबूसा के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या रहे हुए हैं? ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ में विपक्ष के नेता और साथ में ये उपराष्ट्रपति भी रहे देश के। ये हमारे खाचरियावास के ही है भाई। और हरिदेव जोशी जी। उसके बाद में है मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहा। ऐसा मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा वह है हीरालाल देवपुरा। इसलिए इनका कार्यकाल सबसे कम रहा 16 दिन का, क्योंकि ये उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो इनको चलते फिरते मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर वापस विधानसभा के अध्यक्ष रह गए। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये विधानसभा अध्यक्ष थे, तो मजबूत जो पार्टी होती है ना उसका विधानसभा अध्यक्ष थोड़ा सा मजबूत माना जाता है। तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होता है तो उसको क्या बना दिया जाता है? तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जैसे अभी राजस्थान के कौन है? वासुदेव देवनानी क्या है? विधानसभा अध्यक्ष। तो एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बीजेपी वाले थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसा चाहिए जो केंद्र के अंडर काम कर ले। ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, बेरू सिंह शेखावत यानी प्रोटेम स्पीकर भी रहे फिर मुख्यमंत्री बने। ऐसे सीएम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो है हीरालाल देवपुरा। ऐसे सीएम जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे, जगन्नाथ पहाड़िया। यानी राजस्थान के तो क्या रहे हैं? सीएम रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे, वो है जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे सीएम जो सीएम बनते समय विधानसभा के सदस्य थे ही नहीं, क्योंकि वो 6 माह वाला रूल था वो इन पे लागू होता है। क्योंकि ये जब पहली बार इनको क्या बनाया गया, जब इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इनको पहले मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद में उपचुनाव करवाए गए, फिर वहाँ से इनको जीत दर्ज करवाई गई। तो उसमें सबसे पहले बेरू सिंह शेखावत ये राज्यसभा के सदस्य थे भाई।
भैरू सिंह शेखावत, क्योंकि पहली बार जब ये क्या बने थे, सीएम बने थे, उस समय बीजेपी के ये पहले ही थे। तो बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी का राजस्थान में वर्चस्व वाला कोई नेता था ही नहीं। तो फिर क्या किया, राज्यसभा सदस्य थे भैरू सिंह शेखावत, उनको वहां से लाया गया, यहां उनको सीएम बनाया गया, फिर उपचुनाव करवाए गए। इसलिए ये खाचरियावास के होते हुए भी इनका चुनाव खाचरियावास दातारामगढ़ सीट कांग्रेस के फेवर में थी। तो कांग्रेस वाला तो क्यों ही देता अपना इस्तीफा, बीजेपी जहां एमएलए कैंडिडेट था उसका इस्तीफा लिया गया और वहां से इनको चुनाव जिताया गया। फिर है जगन्नाथ पहाड़िया, ये उस समय लोकसभा के सदस्य थे। क्योंकि अभी होता है ना अपना, जैसे कोई एमएलए होता है उसको एमपी बना दिया जाता है बाद में, और अभी एमपी को भी एमएलए बनाने की संभावना चल रही थी। जैसे वो जोधपुर के जो एमपी है, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी वाले उनको क्या बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। अब उनको यदि सीएम बनाते तो फिर उपचुनाव करवाने पड़ते, क्योंकि उनको सदस्य बनाना पड़ता। और ऐसे ही हरिदेव जोशी थे, ये असम के राज्यपाल थे भाई साहब। असम के राज्यपाल को लाके क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अशोक गहलोत भी जब पहली बार थे तो ये लोकसभा सदस्य थे, एमपी थे, सबसे पहली बार ये क्या थे, एमपी थे। इनको लाके क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में उपचुनाव करवाए गए। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होता है जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, उसके बाद में राज्य मंत्री होता है, फिर उप मंत्री होता है, और कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी बनाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार कि मंत्री कितने होंगे, इसकी चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 100% 4th ग्रेड में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद या किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद या फिर लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद है उसका जो निर्धारण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी भी राज्य में न्यूनतम जो मंत्री होंगे वो 12 मंत्री होंगे, 11+1, और अधिकतम जो मंत्री होंगे उस विधानसभा के 15% होंगे। यहां परसेंटेज किया गया और यहां न्यूनतम मंत्रियों की संख्या की गई। ऐसा क्यों किया गया, देखो पहली बार 2nd ग्रेड में यह क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, 15%। और उसके बाद में क्वेश्चन आया था ना, उस क्वेश्चन में ऐसे पूछा कि न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, पहला ऑप्शन दे दिया 6%। तो 6% नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए, ये 12 हो, ये 6% ही बन रहा है, लेकिन फिर भी आंसर 6% नहीं होगा। ऐसा करने के पीछे ऐसा था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के विधानसभा की संख्या 40 ही सीट है। अब जब 40 का यदि न्यूनतम कर दे 6%, तो 40 का 6% निकालो कितना हो जाएगा, 0.4, 6 चौका 24, 2, अब 2 एक मुख्यमंत्री बन जाएगा और एक वित्त मंत्री बन गया, फिर और मंत्रिमंडल कहां से आएगा। तो ऐसी कंडीशन करने के लिए न्यूनतम मंत्री रखे गए, कितने, 12 मंत्री तो बनाने ही पड़ेंगे, 12 से कम नहीं बना सकते आप, और मैक्सिमम 15%। तो 15% राजस्थान के लिए कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में सीटें कितनी है, 200। तो 200 का 29 + 1, एक कौन है, मुख्यमंत्री, और यहाँ पर 11 + 1, एक क्या हो जाता है, मुख्यमंत्री। अब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हैं हीरालाल शास्त्री, उसके बाद में है CS वेंकटाचारी जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त हुए थे, और फिर जयनारायण व्यास। इनके कार्यकाल में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इस वजह से 23 फरवरी को, कब को, 23 फरवरी को 1952 को पहली विधानसभा का गठन हो जाता है। गठन होने के बाद में लगभग 2-3 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और चुनाव करवाए जाते हैं इनके उपलक्ष्य में, इनके कार्यकाल में। जैसे इनका कार्यकाल में चुनाव होते हैं, भाई साहब चुनाव हार जाते हैं जयनारायण व्यास जी। अब चुनाव हारे हुए को उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया गया, पहला निर्वाचित CM। फिर 6 माह के भीतर उपचुनाव करवाए गए और जयनारायण जी व्यास जीत गए, फिर इनको क्या बना दिया गया, CM बना दिया गया। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनता है, 4 बार CM है। राज्य की पहली जो महिला मंत्री बनती है कमला बेनीवाल, वो इन्हीं के कार्यकाल में बनती है। तो राज्य की पहली महिला मंत्री कौन हो गई, कमला बेनीवाल। कौन हो गई, कमला बेनीवाल राज्य की पहले मंत्री। उसके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, तो वो भी कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम राष्ट्रपति शासन भी इनके कार्यकाल में लगा। उसके बाद में है बरकतुल्ला खां। कौन से खां, बरकतुल्ला खां। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और भारत पाक युद्ध इनके समय हुआ। हरिदेव जोशी,
इनके समय राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना 1975 में, किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी ने। तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। उसके बाद में आ जाते हैं बेरू सिंह जी शेखावत। ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, यानी इतने दिन कांग्रेस के सीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी बेरू सिंह शेखावत। इस समय विधानसभा छठी थी जिसमें मध्यावधि चुनाव हुए, बीच के अंदर चुनाव हुए। उपराष्ट्रपति भी रहे देश के और इनको बाबूशाह कहते हैं। और तीसरा राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में 1980 में लगता है। उसके बाद में आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया, पहले दलित सीएम। जगन्नाथ पहाड़िया कौन है? पहले दलित सीएम है। महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी करने के कारण इनको पद छोड़ना पड़ा था। महादेवी वर्मा के ऊपर इन्होंने क्या लिख दिया? टिप्पणी कर दी थी। मंच के ऊपर महादेवी वर्मा भी बैठी थी और इनको भाषण देने के लिए कहा गया। तो इन्होंने कहा कि ये छायावादी जो कवि है ना, ये पता नहीं राम जाने क्या ही लिखते हैं, साधारण जनता को तो कुछ समझ में आता नहीं है। और ये महादेवी जो वर्मा थी, इंदिरा गांधी इनको बहन बोलती थी, ऐसा वगैरह था। तो फिर इंदिरा गांधी ने इनका इस्तीफा ले आया था। फिर आते हैं हीरालाल देवपुरा, कभी भी विधानसभा का सामना ही नहीं किया भाई साहब। तो जब से सीएम बने विधानसभा में जाकर देखे ही नहीं, इसलिए कभी भी विधानसभा का सामना नहीं किया और मात्र 16 दिन के क्या रहे? सीएम रहे। जैसे पीएम मोदी नहीं आते ना आजकल लोकसभा में, उसी प्रकार से ये भी आए नहीं। शिवचरण माथुर, इनका जन्म एमपी में हुआ था भाई। डीग गोलीकांड के कारण 23/5/1985 को इस्तीफा देना पड़ा था। ये वीडियो में पूछा गया था किस तारीख को इनको इस्तीफा देना पड़ा? 23/5/1985 को डीग गोलीकांड हत्याकांड के कारण। उसके बाद में बनते अपने अशोक गहलोत जी, जिनके बारे में मैं क्या ही लिखूं, कमी बातें हैं। फिर वसुंधरा राजे के बारे में लिख देता हूं। पहली महिला सीएम बनती है। पहली महिला सीएम 2003 में ईवीएम से जो चुनाव हुए उस समय कौन जीतती है? वसुंधरा राजे। 2013 में पहली बार नोटा का जो प्रयोग किया गया था ईवीएम में, इनके समय भी वसुंधरा राजे थी। फिर ये क्रम के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री, कई बार क्रम भी पूछा जाता है। और अपने भजन लाल जी शर्मा वर्तमान सीएम है, सांगानेर विधानसभा से ये विधायक है। क्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, याद करने हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, फिर जय नारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, बेरू सिंह शेखावत 1980 में पहुंच गए। पर इतने नाम आपको याद होने चाहिए। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी और बेरू सिंह शेखावत। बेरू सिंह शेखावत से पहले हरिदेव जोशी हर बार रहता है, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। जगन्नाथ और शिव दोनों एक साथ आ जाते हैं। जगत का नाथ कौन? शिव। उसके बाद में हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, फिर वापस बेरू सिंह, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत और लास्ट में भजन लाल जी शर्मा। आप यहाँ से कंफ्यूज होगे। इनको थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना कि किसके बाद में कौन बना था। बरकतुल्ला खान के बाद में हरिदेव जोशी, फिर बेरू सिंह शेखावत, फिर पहले आता है जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर, उसके बाद में हीरालाल देवपुरा का टांग अड़ा देता है 16 दिन, फिर हरिदेव, फिर शिवचरण, उसके बाद में फिर हरिदेव, फिर बेरू सिंह शेखावत। क्योंकि हरिदेव के बाद में यहाँ पर भी देखो कौन बन रहा है? बेरू सिंह बन रहा है। यहाँ ऊपर भी हरिदेव के बाद में कौन है? बेरू सिंह। बीच में जगत और शिव और हीरालाल देवपुरा आ जाते हैं। जगत, शिव और हीरालाल, फिर हरिदेव, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव। हरिदेव के बीच में एक बार शिव को रखना है, हरि के बीच में शिव। उसके बाद में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। आज तक 7 नियुक्त हुए हैं। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। सबसे लंबे काल के काले वाले हरिशंकर बाबड़ा थे जो बीजेपी के थे भाई। बीजेपी वाले पूरे करते हैं, बाकी वाले को तो नींद ही नहीं आती रात में भाई। अपन को क्या बना दिया गया है? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उसके बाद में अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्री परीक्षा का जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। 5 सितंबर को ये एग्जाम है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दे। आज 2 सितंबर हो ही गया। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के शॉर्ट नोट्स जिसको भी चाहिए, लास्ट में अपनी तैयारी को, इतने दिन किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लास्ट में सिलेबस को समझना चाहते हैं, वो ये शॉर्ट नोट्स लेकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बेहतरीन शॉर्ट नोट्स है, इन नंबरों पर संपर्क कर लेना। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे राज्य सूचना आयोग की। किसकी? राज्य सूचना आयोग। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और आपके कन्फर्म क्वेश्चन मिलेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लगभग 5 मिनट लगेगी। जो भी देख रहे हैं वो देखो। राज्य सूचना आयोग, इसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2006,
ये कब लागू होता है? 12 अक्टूबर 2005 को ये 4th ग्रेड में 100% छपेगा, चाहे आज ही लिख लेना मेरे, और पेपर होगा उस दिन मैं बता दूंगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को। इसके तहत 2 संस्थाएं स्थापित की, एक हुआ केंद्रीय सूचना आयोग और राजस्थान के लिए राज्य सूचना आयोग। तो अपने क्या है? राज्य सूचना आयोग है। पहला तो क्वेश्चन हो गया, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। अब बात करनी है अपने को राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई। ये भी 100% छपने वाला है 4th ग्रेड 2025 में। 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। जो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ था ना, उसके तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को। ये एक वैधानिक आयोग है, यानी संवैधानिक नहीं है, विधान के द्वारा बनाया गया एक वैधानिक आयोग है। आरटीआई की धारा 15 के तहत इसकी स्थापना होती है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बात नहीं है। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे राजस्थान के? एमडी कोरानी। ये पटवार में भी छपा था, सेम है ना, रिपीट होगा, एमडी कोरानी। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है अपने? एमएल लाठर। वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर है वर्तमान में सूचना आयुक्त, एमएल लाठर। दोनों रट के चला जाना। और संरचना की बात करें तो इसमें है ना 1+10 अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष 10 सदस्य। लेकिन वर्तमान राजस्थान में एक क्या है? अध्यक्ष है, और 4 सदस्य वर्तमान में है। हो कितने सकते हैं? 11 है, कितने? 5। किसमें? राज्य सूचना आयोग में। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद में जो ये नियुक्ति की जाती है, ये जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा जाता है बार बार कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है, उस चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है, अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होता है इस चयन समिति का, और इसके सदस्य होता है एक तो विपक्ष का नेता और एक सीएम द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट का मंत्री। ये 3 इस समिति के सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, विपक्ष का इसमें नेता होता है जैसे अभी अपने टीकाराम जूली जी है, और उसके द्वारा सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। पदावधि की बात करें तो ये 3 वर्ष या 65 वर्ष होती है। पहले 5 वर्ष थी, तो वर्तमान में इसकी पदावधि कर दी गई है 3 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले होगी उसके अनुसार हो जाएगा, या तो 3 साल का रहेगा या 65 वर्ष का, रट लेना 3 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो भी पहले हो जाएगी। उसके बाद में पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र होगा, यानी इसकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। और पद से कौन हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से राय लेकर। कौन हटा सकता है? राज्यपाल पद से हटा सकता है। वेतन कौन देगा? वेतन केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा। नाम में क्या रहा है? राज्य सूचना आयोग, तो राज्य सरकार को ही क्या देगा? अपना प्रतिवेदन देगा, और विधानसभा में राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दिया देगा, और त्याग पत्र जो दिलाएगा शपथ, उसी को क्या दे देंगे? त्याग पत्र। यह था राज्य सूचना आयुक्त, जहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। उसके बाद में अपना चैप्टर है राज्य प्रशासन वाला। इस राज्य प्रशासन को भी देख लेते हैं, राज्य का प्रशासन कैसे चलता है। राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु सचिवालय होता है, यानी पूरा का पूरा राज्य सरकार का जो भी प्रशासन होता है, जहां से राज्य सरकारें अपना नियंत्रण स्थापित करती है, वह मुख्य मुख्यालय है सचिवालय, जो जयपुर में है। सचिवालय, इसकी स्थापना 1949 में होती है, मुख्यालय है कहाँ पर? जयपुर में। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? 1949 में। राजस्थान सचिवालय कहाँ स्थापित है? जयपुर में। इसका सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं ना, सचिवालय में राजनीतिक अधिकारी भी बैठते हैं और प्रशासनिक भी बैठते हैं। राजनीतिक का मतलब जिनको जनता चुनती है वो बैठते हैं, और प्रशासनिक का मतलब जो चयन होकर आते हैं, प्रशासन के द्वारा नियुक्त होते हैं, परीक्षा पास करके आते हैं। राजनीतिक जो अधिकारी होता है वो सचिवालय का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है।
सचिवालय में कानूनों का निर्माण होता है। सचिवालय में कानून का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी बजट वगैरह जो भी बनते हैं वो सब यहीं बनते हैं। सचिवालय में विभाग होते हैं। सचिवालय में विभाग ही वही दो प्रकार के होंगे, एक होंगे प्रशासनिक अधिकारियों के विभाग जिनमें सचिव बैठेंगे, एक राजनीतिक अधिकारी होंगे जिनमें मंत्री बैठेंगे। यानी मंत्री और मंत्री का सहयोग करने के लिए उसी का सचिव होगा, क्योंकि मंत्री तो अनपढ़ आड़ू भी बन जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो कुछ अता पता ही नहीं रहता है, तो उसकी सहायता के लिए एक IAS अधिकारी भी उसका सहयोग करते हैं जो सचिव होता है। और उन सचिवों में एक कौन होता है? मुख्य सचिव हो जाता है। राज्य प्रशासन 3 स्तर चलते हैं। राज्य प्रशासन के कितने स्तर चलते हैं? 3 स्तर, जिसके अंदर सर्वोच्च में होती है विधानसभा, मध्य में रहता है सचिवालय और निम्न में रहता है निदेशालय। यानी राज्य प्रशासन के 3 स्तर है, जिसमें सर्वोच्च में कौन होती है? विधानसभा। यानी विधानसभा के अंदर बहस वगैरह होती है और वहां से कानून कोई लागू होते हैं। फिर वो मध्य स्तर सचिवालय में जाकर उनकी पूर्ति खानापूर्ति कंप्लीट होती है, वहां जांच होती है। जैसे भी SI भर्ती को निरस्त किया है हाई कोर्ट ने, तो उसकी जो भी कार्य चल रहा है अभी वो सचिवालय में चल रहा है। यानी विधानसभा में कुछ नहीं होगा, उसका सारा काम सचिवालय में देख रेख होगी। भाई हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इसका क्या हमें पुनः विचार करना चाहिए, सारे काम सचिवालय में होंगे। सचिवालय के बाद में RPSC को अर्थना भेज देगा सचिवालय से कि इसे रद्द करनी है, तो RPSC कर देगी। निम्न स्तर पर निदेशालय स्थित होते हैं। निदेशालय उसका पूरा देख रेख करते हैं। जैसे ऐसे मान लो, मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको शिक्षा विभाग का ही। ऐसे मान लो शिक्षा विभाग अपना कहां पर है, तो आप कहते हो शिक्षा विभाग का जो निदेशालय है वो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। अब 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आनी है। किसकी विज्ञप्ति आनी है? 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आनी है। 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कहाँ से होगी? तो ये सबसे पहले बीकानेर भेजेगा कि हमें शिक्षा निदेशालय के लिए इतने टीचरों की आवश्यकता है। ये विज्ञप्ति आएगी कहाँ पर? सचिवालय में। सचिवालय इसको वित्त मंजूरी के लिए वित्त विभाग में भेजेगा, जो वित्त विभाग यहाँ सचिवालय में ही होगा। भेजेगा कौन? यहां बैठने वाला जो सचिव होगा वह भेजेगा। वित्त विभाग इसको मंजूरी दे देगा। ये अर्थना कहां पर जाएगी? ये जाएगी 3rd ग्रेड का RSSB बोर्ड को जाएगी। RSSB बोर्ड इस अर्थना को जारी करके कर्मचारियों को नियुक्त कर लेगा। फिर ये सारा का सारा डाटा यहाँ से कहाँ जाएगा? शिक्षा विभाग निदेशालय जाएगा कहाँ पर? सीकर में। और सीकर में क्या, सॉरी, बीकानेर में। और बीकानेर में से यहाँ से नियुक्तियाँ जारी हो जाएगी। फिर बीकानेर का प्रत्येक जिला स्तर पर जाएगा, जिला स्तर से खंड स्तर पर कि कौन सी स्कूल में किस टीचर को लगाना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। उसके बाद में सचिवालय में पदानुक्रम, यानी सचिवालय में ऊपरी ऊपर कौन होगा? तो ऊपरी ऊपर मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की सहायता के लिए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव उसके नीचे बैठेगा। यानी जिस दिन मुख्य सचिव नहीं होगा तो उसका कार्य कोई और भी तो देखेगा, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद में प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के बाद में सचिव, उसके बाद में विशिष्ट या संयुक्त सचिव, उसके नीचे उप सचिव, और उप सचिव के नीचे उसकी सहायता के लिए कौन सा सचिव? सहायक सचिव। ये क्रम चलता है। यानी मुख्य सचिव, उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव से नीचे प्रमुख सचिव जो विभाग का होगा, उसके नीचे सचिव बैठेगा, फिर उसके नीचे विशिष्ट या संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, लास्ट में कौन सा सचिव? सहायक सचिव। ये क्रम है। सचिवालय में क्या कार्य होते हैं? आलो, सचिवालय में नीति को निर्माण हुआ है। जो भी कार्य करेंगे, नीतियों का निर्माण होगा, बजट का निर्माण होगा, प्रशासनिक जो नियंत्रण होगा सारे प्रशासन पे वो सचिवालय से होगा, और योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ से होता है। प्रत्येक जो योजना बनाती है विधानसभा में बन जाती है कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, लेकिन उस सब का योजनाओं का क्रियान्वयन सचिवालय से होगा कि किस राज्य में को कितने पैसे देने हैं कि नहीं देने, ये सारे कौन करेगा? ये निर्धारण करेगा। सचिवालय से संबंधित समितियां, देखो सचिवालय से संबंधित सचिव बनी थी सचिवालय पुनर्गठन समिति। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 में बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे SD उज्ज्वल। उसके बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1961 में बनी, जिसने रिपोर्ट दी 1963 में। अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन आएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है हरीश चंद्र माथुर। कब बनी, डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूछेगा सचिवालय पुनर्गठन समिति कब बनी? 1969 में। अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा पूछना चाहता है तो ये पूछ सकता है कि सचिवालय पुनर्गठन जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी थे। उसके बाद में प्रशासनिक सुधार समिति, प्रशासनिक सुधार समिति द्वितीय के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण बनोत। ये 92 में बनी और 95 में रिपोर्ट देती है। और सचिवालय वित्तीय व प्रशासनिक सुधार समिति अध्यक्ष थे शिवचरण माथुर। ये था अपना सचिवालय का सिस्टम। अब बात करेंगे राजस्थान के मुख्य सचिव की। यहां से क्वेश्चन
बढ़ना है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यहीं से रहता है। सबसे पहले मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव का पद सर्जित किया था वो लॉर्ड वेलेजली ने। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव का पद किसने सर्जित किया? लॉर्ड वेलेजली ने। प्रथम मुख्य सचिव, देश के प्रथम मुख्य सचिव थे जॉर्ज हिलेरी बालो। कौन थे? जॉर्ज हिलेरी बालो। ध्यान रखना, देश के पहले मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बालो थे। ये क्वेश्चन रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले मुख्य सचिव पूरे देश में जॉर्ज हिलेरी बालो। राजस्थान में मुख्य सचिव हुआ है वो 13 अप्रैल 1949 को नियुक्त होते हैं। पहले कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान में मुख्य सचिव का जो पद था वो 13 अप्रैल 1949 को सर्जित होता है और पहले कौन थे? के राधाकृष्णन। 4th ग्रेड में छप गया, इसे मान लेना ये क्वेश्चन कि कब? 13 अप्रैल 1949 को पहले मुख्य सचिव कौन? के राधाकृष्णन। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है लेकिन राज्यपाल द्वारा नामित होता है। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य सचिव की मुख्यमंत्री, लेकिन नामित कौन करेगा? राज्यपाल। ये प्रतिनिधि किसका होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र से आता है। योग्यता होनी चाहिए, आईएएस सेवा का एक अधिकारी होता है। आईएएस का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत रहती है, लेकिन अधिकतम आयु 60 साल है क्योंकि ये गवर्नमेंट व्यक्ति होता है। तो गवर्नमेंट में रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 60 साल, तो 60 वर्ष अधिकतम, और यह मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत। मुख्य सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं? मुख्य सचिव होता है ना, वो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये पद उसी का होता है, मुख्य सचिव का, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। अवशिष्ट वसीयतदार, यानी अवशिष्ट का मतलब है कि वो कार्य जो किसी को सौंपे नहीं गए वो सारे कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा। ये मंत्रिपरिषद का भी सचिव होता है, यानी पूरा जो मंत्रिपरिषद होता है ना उसका सचिव भी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के लिए सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव। ये मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री को अनेक प्रकार की सलाह की आवश्यकता होती है। जैसे भजन लाल जी तो अपने भजन किए हुए आदमी है, पहले सरपंच रहे हुए, तो उनको क्या पता कैसे चलेगा राज्य, ठीक है। तो इनके लिए मुख्यमंत्री को प्रधान सलाहकार की आवश्यकता है, वो कौन देता है? मुख्य सचिव। मंत्रिपरिषद की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है कि कौन सी मंत्रिपरिषद की बैठक कब होगी, कैसे होगी, ये सारी करता है। अब बात करेंगे राजस्थान के मुख्य सचिव को लेकर। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह थी जो 2009 के समथिंग बनी थी। प्रथम राजस्थानी भगवंत सिंह मेहता थे, यानी पहला राजस्थानी जो मुख्य सचिव बना वो भगवंत सिंह मेहता थे। वर्तमान कौन है? सुधांश पंत है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले भगवंत सिंह मेहता थे जो मोहनलाल सुखाड़िया के साथ कार्य किया, और न्यूनतम कार्यकाल वाले थे राजीव स्वरूप। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? राजीव स्वरूप। और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ जिसने काम किया वो थे विपिन बिहारी लाल भार्गव। सबसे पहला मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, पहली महिला कुशाल सिंह, आज तक महिलाएं 2 ही रही है, ठीक है। उसके बाद में पहले राजस्थानी थे भगवंत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल वाले थे कौन थे? राजीव स्वरूप। सर्वाधिक कार्यकाल वाले भगवंत सिंह मेहता मोहनलाल सुखाड़े के साथ, लेकिन सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले थे विपिन बिहारी लाल माथुर, और प्रथम राजस्थानी भगवंत सिंह मेहता ही थे। क्लियर? अब है संभागीय आयुक्त। यह था मुख्य सचिव। अब संभागीय आयुक्त, संभाग स्तर का सर्वोच्च कोई प्रशासनिक अधिकारी है ना, राज्य स्तर का मुख्य सचिव होता है, तो संभाग स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। संभागीय व्यवस्था राजस्थान में किस प्रकार से लागू होती है, इन सब की अपन देखते हैं चर्चा। सबसे पहले शुरुआत होती है संभागों की 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा 5 संभाग बनाकर, यानी सर्वप्रथम राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था लागू करने वाले थे वो थे हीरालाल शास्त्री। 1949 में 5 संभाग बनाकर इसको समाप्त कर देता है अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। लेकिन उसके बाद में आते हैं हरिदेव जोशी जी, पुनः शुरू कर देते हैं 26 जनवरी 1987 को। कब? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री था, 6वां संभाग अजमेर को बनाकर। लेकिन उसके बाद में 7वां संभाग वर्तमान में भरतपुर को बनाया गया, और वर्तमान में राजस्थान में 7 ही संभाग है। 3 नए संभाग बना था, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। अशोक गहलोत ने बनाए थे, भजनलाल सरकार ने उन्हें वापस निरस्त कर दिया, तो 7 के 7 ही है। 7वां संभाग भरतपुर है जिसको वसुंधरा राजे ने बनाया था 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 7, जो वर्तमान तक 7 है।
उसके बाद में अपन बात करेंगे जिला प्रशासन की। गांव व राज्य के मध्य की कोई कड़ी है तो वह कौन है? जिला प्रशासन। गांव और राज्य के मध्य कड़ी। इसका प्रशासनिक मुखिया जिला कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला शब्द है ये अनुच्छेद 233 में मिलता है। जिला शब्द किस में मिलता है? अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन जिला परिषद शब्द अनुच्छेद 243 में मिलता है। ध्यान रखना, जिला शब्द है ना वो 233 में, लेकिन जिला परिषद की बात करें वो 243 में है। कलेक्टर पद सर्जित। कलेक्टर का जो पद है वो किसने सर्जित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1972 में कलेक्टर का पद सर्जित किया। और पहले कलेक्टर कौन बने? रोल्फ सेल्डन पहले कलेक्टर बनते हैं। समाप्त कर देते हैं 1773 में, पुनः प्रारंभ होता है 1781 में कलेक्टर का पद। उसके बाद में जिला कलेक्टर होता है, वो क्या होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है। आईएएस की परीक्षा पास करते हैं उनको जिला कलेक्टर बनाया जाता है, यानी आईएएस अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी यदि कोई है तो वो जिला कलेक्टर ही है। किसी भी जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। राज्य प्रशासन की ये आंख, नाक और कान होता है। राज्य प्रशासन की आंख, कान, क्योंकि राज्य प्रशासन पूरे राज्य को देखता है, तो उसके छोटे छोटे अंग यानी शरीर यदि राज्य सरकार है जो जयपुर में बैठता है, उसके अंग है वो जिला में काम करते हैं। तो जिला में कौन काम करता है? अंग, जिला कलेक्टर। तो आंख, नाक और कान कौन है? जिला कलेक्टर है। परिभाषा जिला प्रशासन की दूरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जिला प्रशासन की दूरी कलेक्टर होता है। ये बात किसने की? अटल बिहारी ने। और संस्थागत करिश्मा कहा रजनी कोठारी ने। इंपॉर्टेंट है, यदि परिभाषा पूछेगा तो इसी की पूछेगा। संस्थागत करिश्मा जिला कलेक्टर को किसी ने कहा है तो वह है रजनी कोठारी। कार्य की बात करें, जिला क्या काम करता है? तो जिला कलेक्टर जिले में कानून व्यवस्था को बनाए हुए रखता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई रहे। ये काम किसका है? जिला कलेक्टर का। राजस्व मामलों की देखरेख भी यही करता है। भूमि से संबंधित जो भी मामले होते हैं, राजस्व मामले, वो सारा जिला कलेक्टर के अंडर रहते हैं। भू राजस्व एकत्रण करना, भूमि के पैसे लेते ना, वो भी कौन एकत्रित करता है? जिला कलेक्टर करता है। भूमि अधिग्रहण और भू अभिलेख के करने के भी जो काम है वो जिला कलेक्टर का ही है। अन्य कार्य, ये निर्वाचन अधिकारी होता है भाई। रीट में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर्वा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। ये जनगणना का अधिकारी भी होता है। जब जनगणना करवाई जाएगी 2026 में तो उसका अधिकारी कौन रहेगा? प्रत्येक जिले का जिला कलेक्टर। और आपदा प्रबंधन अधिकारी, ये अपने आप में ही बन जाता है। जो भी जिला कलेक्टर है उसके पास में ये 3 पद अपने आप आ जाते हैं। उसके बाद में उपखंड अधिकारी। उपखंड स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी यदि कोई है तो वह कौन है? तो वह है उपखंड अधिकारी। न्यायिक कार्य एसडीएम कहलाता है। जब यह न्यायिक काम करता है ना, न्याय देता है, तो यह एसडीएम कहलाता है और जिला कलेक्टर के अधीन रहकर काम करता रहता है। उसके बाद में आता है तहसीलदार। तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार होता है। नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा कहती है। मुझे ये लग रहा है 4th ग्रेड में ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके सेम, कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। बहुत लोग आरपीएससी करके आएंगे इसका आंसर। उसके प्रारंभ नायब तहसीलदार बनते हैं। जब भी आरपीएससी आरएस की भर्ती निकालती है तो उसके तहत तहसीलदार पहले नहीं बनता। पहले क्या बनता है? नायब तहसीलदार पर नियुक्ति दी जाती है। वो नायब तहसीलदार बाद में प्रमोट होकर तहसीलदार बनते हैं, सीधे तहसीलदार पर नियुक्त नहीं करते। 20 पटवार क्षेत्रों पर एक नायब तहसीलदार लगाते हैं। 20 पटवारी होते हैं, उनके ऊपर एक नायब तहसीलदार होता है। और गिरदावर होता है, वो 10 पटवार क्षेत्रों पर एक गिरदावर होता है। अर्थात 2 गिरदावर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक नायब तहसीलदार। उसके बाद में आता है पटवारी। पटवारी तहसील स्तर पर, यानी तहसील प्रशासन की दूरी का काम कौन करता है? पटवारी करता है। तहसील प्रशासन की दूरी, ये नियंत्रण रहता है राजस्व मंडल के। पटवारी रहता है सेम ही। फिर है राज्य में कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था का मतलब पुलिस प्रशासन। कानून व्यवस्था यानी पुलिस प्रशासन की भी अपने यहाँ चर्चा की गई, तो इसको भी अपने यहाँ देखते हैं कि अपने सिलेबस में क्या मेंशन है। 1949 में पुलिस एकीकरण समिति की अनुशंसा पर पुलिस प्रशासन की 5 रेंज स्थापित की गई। कितनी रेंज? 5 रेंज। आर बनर्जी पुलिस प्रशासन के प्रथम महानिरीक्षक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आर बनर्जी पुलिस प्रशासन के क्या है? प्रथम महानिरीक्षक हैं। कौन है? प्रथम महानिरीक्षक है। राजस्थान पुलिस सेवा की अपन बात करें, राजस्थान पुलिस सेवा एक्ट, पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत इसकी स्थापना की गई। गठन किया गया इसका जनवरी 1951 में। गठन कब हुआ? जनवरी 1951 में राजस्थान पुलिस सेवा रेंज का गठन किया गया।
पुलिस का ध्वज का जो रंग होता है वह नीला रंग होता है। ध्वज का रंग होता है वह कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, और ये विषय राज्य सूची का है। ये क्वेश्चन पटवार में हूबहू पूछा था कि पुलिस सेवा किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में अपन बात करें तो इसका प्रभारी जो मंत्री होता है ना, वो गृह मंत्री होता है। यानी पुलिस का जो प्रभारी मंत्री होता है, गृह मंत्री के अंडर आती है पुलिस सेवा, गृह मंत्री। कार्यकारी सचिव या मुख्य होता है वो होता है गृह सचिव, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर पर। अब बात करेंगे अपन पुलिस प्रशासन विभाग। विभाग के अंदर कौन कौन होता है? पुलिस प्रशासन विभाग का मुखिया होता है ना, वो होता है पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। सबसे हाई रेंज का कौन होता है? डीजीपी। उसके बाद में पुलिस रेंज होती है ना, वहां होता है पुलिस महानिरीक्षक, आईजी, और आईजी के नीचे कौन होता है? डीआईजी। डीजीपी, डीजीपी के नीचे आईजी, आईजी से नीचे डीआईजी। और जिला स्तर पर, ये तो पुलिस रेंज में है, जिला स्तर की अपन बात करें, किसकी बात करें? जिला स्तर की। तो जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक आईपीएस होता है, उसके नीचे सीआई होता है, और उसके नीचे कौन होता है? एसएचओ होता है। जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस, उससे नीचे सीआई, और उससे नीचे एसएचओ। प्रथम महिला थाना, कुछ थोड़े फैक्ट है वो देख लेते हैं। प्रथम महिला थाना 8 मार्च 1989 को स्थापित हुआ। प्रथम महिला थाना 8 मार्च 1989 को स्थापित। वर्तमान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा है। 30 जून 2025 को बने। ये कब बने? 30 जून 2025 को बने राजीव कुमार शर्मा। राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है वो 27 मई को, और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थी अपना पुलिस प्रशासन। अब अपने है राज्य विधानमंडल, यानी विधानसभा अपने सिलेबस में, तो विधानमंडल की अपन चर्चा करेंगे। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? इंपॉर्टेंट बात है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, और विधान परिषद होता है। कौन कौन होता है? राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, और विधान परिषद होता है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा राज्य विधानमंडल का कौन सदस्य नहीं है, तो राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में, किसमें उल्लेख है? संविधान के भाग 6 में उल्लेख है। कहां मिलता है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक किसका? विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 168 कहता है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 कहता है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर बना होगा। क्वेश्चन आएगा विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 168 में। विधानमंडल में 3 अंग होंगे, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, और विधान परिषद होगा। यह अनुच्छेद 168 कहता है। नोट, जहां केवल एक ही सदन होगा वहां केवल विधानसभा होगी। यानी ये किसकी तर्ज पे बनाया हुआ था? ये अपनी संसद के तरज, क्योंकि संसद के 3 सदन होते हैं, मतलब 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरज पर राज्यों में विधानमंडल बनाएगी, उसमें विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा और राज्यपाल होगा। लेकिन कहीं पर विधान परिषद नहीं है तो वहां एक सदन होगा तो वो विधानमंडल होगा, मतलब विधानसभा होगी। उसके बाद में राजस्थान में केवल क्या है? राजस्थान में केवल विधानसभा है। राजस्थान में केवल क्या है? विधानसभा है। क्लियर? देश के 6 राज्यों में द्विसदन विधानसभा चलती है। यह क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा सकता है कि देश के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदन विधानमंडल है, तो वे 6 क्या है? राज्य। अनुच्छेद 169 कहता है, अनुच्छेद 169 कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या समापन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाएगा। यानी विधानसभा या विधान परिषद का, विधानसभा तो होगी, विधान परिषद का गठन या समापन संसद द्वारा साधारण बहुमत से होगा। यह अनुच्छेद 169 कहता है। प्रस्ताव कौन भेजेगा? संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर संसद को देना पड़ेगा। मतलब विधानसभा को ऐसा चाहिए कि मेरे पास में विधान परिषद भी होना चाहिए, तो उसे संसद तो साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, लेकिन वो विधानसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को सिफारिश करेगी। यानी वहां संसद में फिर वो पारित होगा तो वहां विधान परिषद हो सकता है। विधान परिषद
विधान परिषद की चर्चा की गई अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद किसमें? अनुच्छेद 171 में। इसका उपनाम है, इसको स्थायी सदन कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं? स्थायी होता है, ये स्थगित नहीं होता। ये उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन है, पहला कौन है? विधानसभा है। सदस्य क्या होंगे इसके? सदस्य कौन होंगे इसकी चर्चा करेंगे। यहां अपन बात करेंगे सदस्य। विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 1/3 हिस्सा, यानी न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40। मैक्सिमम यदि विधान परिषद बढ़ाना चाहता है कोई राज्य, जैसे अपना राजस्थान की अपन चर्चा करें तो राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी? 200। इसका कौन सा हिस्सा निकालना है? 1/3। 1/3 का मतलब 33%। 33% का मतलब 66 सीट मैक्सिमम हो सकती है और न्यूनतम 40 सीट हो सकती है। कार्यकाल इसका कोई नहीं है, यानी ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब अपन बात करेंगे प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है, यानी इसका विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किसका? प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। निर्वाचित सदस्य प्रति 2 वर्ष व मनोनीत प्रति 3 वर्ष से परिवर्तित होते रहते हैं। यानी जिनका निर्वाचन, यानी जिनका चुनाव के द्वारा आते हैं, वो प्रति 2 वर्ष से हो जाते हैं रिटायर्ड, और मनोनीत होते हैं वो 3 वर्ष से चेंज होते रहते हैं। ये कार्यकाल है। मतदान कैसे करेंगे? मतदान अप्रत्यक्ष होगा। मतदान कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनका चुनाव होगा। कुल सदस्यों का 5/6 का निर्वाचन और 1/6 का क्या हो जाएगा? मनोनयन। जितने उसमें सदस्य हैं, जैसे 60 सदस्य हैं, तो 50 का तो क्या होगा? निर्वाचन, और 10 का क्या हो जाएगा? मनोनयन होगा। मनोनयन वाले 3 साल से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, और निर्वाचित 2 साल से चेंज हो जाएंगे। अब बात है विधान परिषद की इतनी है, अपने को बात करनी है विधानसभा की, क्योंकि राजस्थान में केवल कौन है? विधानसभा है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में, किसमें है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में चर्चा की गई। इसका उपनाम क्या है? इसको प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि छोटे लोग जाते हैं, एज कम होती है, उसमें 30 साल होती है, इसमें 25 साल होती है। ये लोक सदन है। लोक यानी जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य बैठते हैं पूरे के पूरे। ये अस्थायी होता है, यानी हर 5 साल में इसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ये लोकप्रिय सदन है और ये शक्तिशाली सदन है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग इसमें बैठते हैं। सदस्य की बात करें तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान के अनुसार अधिकतम विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। और राजस्थान में कितने? तो राजस्थान में 200 है। राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? 200। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60 मिनिमम आपके हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। इनका मतदान होता है ना, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इनका मतदान कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा जनता के द्वारा चुनाव इनका किया जाता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। मिनिमम चुनाव लड़ने के लिए आयु या सदस्य बनने के लिए जो आयु रखी गई है वो कितनी है? 25 वर्ष है। और वयस्क मताधिकार, यानी जो व्यक्ति 18 प्लस का है वो सभी इस चुनाव में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। इसका कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अनंत होता है। आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है? विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर शपथ कौन दिलाता है? शपथ किसको? सदस्य को। सदस्य जो भी बनेंगे विधानसभा के, उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। या राज्यपाल नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसको सदस्य की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? सदस्य की। प्रोटेम स्पीकर की कोई वो नहीं होती शपथ, केवल शपथ किसकी होती है? सदस्य की होती है। और वो कौन दिलाता है? राज्यपाल। प्रथम प्रोटेम स्पीकर राजस्थान में कौन थे? संग्राम सिंह। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह थे राजस्थान में। वर्तमान में 16वीं विधानसभा है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण श्राप है। कौन है? कालीचरण जी श्राप अपने क्या है? प्रोटेम स्पीकर है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है?
विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। शपथ कौन दिलाता है, सदस्य की शपथ होती है, विधानसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। त्याग पत्र किसको देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को दे देगा। विधानसभा अध्यक्ष किसको दे देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यह विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा हो गई। अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, शपथ केवल और केवल किसकी होती है, सदस्य की शपथ होती है। आगे बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सख्तावत थे। विधानसभा उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे, लाल सिंह सख्तावत थे। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष कोई नहीं है। विधानसभा का कोरम कितना होता है, तो विधानसभा का कोरम कितना होता है, 1/10 होता है, या कम से कम 10 है, जो भी अधिक होगा वो होगा। यानी विधानसभा का कोरम कितना है, या तो 1/10 होना चाहिए, यानी विधानसभा मिनिमम चलने के लिए, या 10 तो उपस्थित होने चाहिए। तो अपने राजस्थान का 1/10 निकालेंगे तो 20 होंगे। तो राजस्थान में कोरम कितना है, केवल 10 है, क्योंकि जो भी अधिक होगा, न्यूनतम नहीं। तो राजस्थान में कोरम कितना रहेगा, 20 का रहेगा। राजस्थान में कोरम कितना रहेगा, 20 का रहेगा। विधानसभा सदस्य की संख्या, अब राजस्थान की बात करें विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो पहली जो विधानसभा थी, पहली विधानसभा में 160 सदस्य थे, दूसरी विधानसभा में 176 हो गए, तीसरी में भी 176 थे, चौथी में 184 हो गए, फिर छठवीं में 1977 में 200 कर दिया गया। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी विधानसभा के अंदर विधानसभा जो सदस्यों की संख्या है वो 200 कर दी गई थी। छठवीं में 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 200। वर्तमान में भी 200 ही है, जिसमें से एससी के 34 है, एसटी के 25 है। ये क्वेश्चन आप लेना 4th ग्रेड के लिए, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा में एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, तो 34 और 25। एससी के कितने हैं, 34, और एसटी के कितने हैं, 25। सर हमें याद नहीं रहते, हम भूल जाएंगे। लो भाई याद करवा देता हूँ, 34 कौन आएगा, एससी, और एसटी कितनी हो जाएगी, तो एसटी हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे, 25। देखो एससी की जनसंख्या अपने ज्यादा है, एससी की जनसंख्या अपने क्या है, ज्यादा है। एसटी की जनसंख्या क्या है, कम सीटें इसकी होनी चाहिए, तो 25 इसकी हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 34। देखो ऐसे याद रख लेना, 200 संख्या है, 200 किससे कटेगी, टी का मतलब, टी अपन ऐसे लगाते हैं ना, ऐसी लाइन लगाते हैं मारवाड़ी में, तो उसकी टी का मतलब क्रॉस करना, क्रॉस करने का मतलब कटने वाली संख्या, तो 25 से कटती है। 25 के अंटे 200 होता है, तो 25 कौन है, एसटी। जिसमें टी आता है वो कटती है, जिसमें टी आता है वो कटती है, यानी वो 25 होगी। बची हुई कौन है, एससी। एससी में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सी 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर और फिर 4 और लगा देना, 34। इतना सा दिमाग लगवा, लेकिन गलत नहीं होगा बस क्वेश्चन। उसके बाद में विधानसभा के अधिवेशन की बात करेंगे। विधानसभा में भाई अधिवेशन कितने होने चाहिए, तो वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन तो होने ही चाहिए। विधानसभा के अधिवेशन कितने होने चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना चाहिए। 2 अधिवेशन के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों अधिवेशन है, 2 होंगे तो 6 माह के अंतराल पे हो सकते हैं, लेकिन कभी जनवरी में करके दिसंबर में नहीं किया जा सकता। अर्थात 2 जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधानसभा की पत्रिका, यानी विधानसभा के द्वारा जो पत्रिका जारी की जाती है वो कौन से, तो विधानसभा की पत्रिका विधान बोधिनी, ये 1994 से शुरू है। विधान बोधिनी विधानसभा की क्या है, पत्रिका है। राष्ट्रपति चुनाव में केवल विधानसभा के, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। केवल वही विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे जिनका क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है। आगे है कि धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो पहले विधानसभा में प्रस्तुत होगा। किसमें होगा, यदि विधान परिषद भी है तो भी प्रस्तुत कहाँ होगा, विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष इसको देखेगा, इसका निर्णय लेगा। उसके बाद में राजस्थान विधानसभा की बात करें, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, तो राजस्थान विधानसभा लालकोटी जयपुर में। राजस्थान विधानसभा कहाँ है, लालकोटी जयपुर में। आपकी राजस्थान विधानसभा कहाँ है वर्तमान में, लालकोटी जयपुर में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सदस्य कितने इसमें, 200 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है इसका, वासुदेव देवनानी। क्रम की कौन सी है, 16वीं विधानसभा है। कौन से क्रम की है, 16वें क्रम की है। प्रथम विधानसभा 1952 से शुरू हुई थी। प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 तक हुई थी। इसका चुनाव 3 मार्च 1952 का हुआ था और सीटें कितनी है, 160 सीट थी। अध्यक्ष कौन था, नरोत्तम लाल जोशी था। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सख्तावत। कौन थे, उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत।
प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह, महाराजा संग्राम सिंह थे। विजेता कौन सी पार्टी रही? कांग्रेस। कांग्रेस को कितनी सीटें? 82 सीटें मिली थी। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी पहली महिला विधायक बनती है। सर्वाधिक उपचुनाव भी इसी विधानसभा में होते हैं। 17 क्षेत्रों में सर्वाधिक बार क्या हुआ? उपचुनाव हुआ है। मुख्यमंत्री इसके टीकाराम पालीवाल बनते हैं, फिर जयनारायण व्यास बनते हैं, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, यानी 3 मुख्यमंत्री इसके बनते हैं। और राज्य राम परिषद सेकंड पार्टी रहती है। राज्य राम परिषद कौन सी पार्टी? पहली पार्टी कौन है? कांग्रेस। पहली कौन है? कांग्रेस। और दूसरी कौन है? राज्य राम परिषद। दूसरी कौन है? राज्य राम परिषद। राज्य राम परिषद है। क्लियर है? चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद में दूसरी विधानसभा है, ये 1957 से 1962। रामनिवास मिर्धा, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, महिला मंत्री बनती है यहाँ कमला बेनीवाल। तीसरी केवल कार्यकाल देख लेना, 1962 से 1967। चौथी 1967 से 1972। पांचवी विधानसभा है 1972 से 1977। पांचवी 1972 से 77। कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का चलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक समय के लिए चाहता है? तो वह विधानसभा कौन सी? आपकी विधानसभा 5वीं, 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल रहा। छठवीं विधानसभा में मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं। छठवीं विधानसभा में क्या हो जाते हैं? मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं। मध्यावधि में चुनाव हो जाते हैं। छठवीं विधानसभा 1977 से 80 चलती है। सदस्य संख्या 184 से 200 कर देते हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भैरों सिंह शेखावत। 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाती है। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लग जाता है। अध्यक्ष थे इसके महारावल लक्ष्मण सिंह, और समय से पूर्व यह भंग हो जाती है। 7वीं है 1980 से 1985। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे नहीं जाते। 8वीं है 1985 से 1990। फिर 9वीं है 1990 से 1992। यानी 2 विधानसभाएं ऐसी होगी जो क्या हो जाती है? समय से पहले ही भंग हो जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कितनी विधानसभा ऐसी है जो समय से पहले भंग हो जाती है या उनके लिए उपचुनाव करवाने पड़ते हैं, चुनाव करवाने पड़ते हैं, तो 2 विधानसभा। क्लियर है? 6वीं और 9वीं। 10वीं विधानसभा 1993 से 98। 11वीं 98 से 2003। पहली बार अशोक गहलोत को 152 सीटों के साथ सीएम बनाया गया। 12वीं बनी 2003 से 2008। ये इंपॉर्टेंट है नहीं अभी। अब है अपनी 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा 2023 से वर्तमान तक चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। मुख्यमंत्री कौन है इसके? भजनलाल शर्मा। चुनाव हुए 199 सीट चुनाव हुए थे ना उस समय, 199 सीटों पर हुए थे। वो एक बीजेपी का कैंडिडेट, सॉरी कांग्रेस का कैंडिडेट खत्म हो जाता है वहां पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री रहती है, और प्रेमचंद बेरवाजी परिवहन मंत्री है, और प्रोटेम स्पीकर इसके कालीचरण श्राप है। इसमें भी कुछ उपचुनाव हो चुके हैं, उसको देख लेना आप लोग। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अपने आज तक राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव 13 बार लाया गया, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि राजस्थान विधानसभा में आज तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसे ऐसे याद रह सकता है, ऐसे लिखते हो ना तो 13 बार लाया गया, एक भी बार पारित नहीं हुआ। प्रथम टीकाराम पालीवाल 1952 के समय लाया गया, और अंतिम बार 1986 में हरिदेव जोशी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और सबसे अधिक मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ लाया गया 6 बार। सबसे अधिक मोहनलाल सुखाड़िया 13 बार टोटल लाया गया, उसमें से 6 बार तो मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ ही लेकर आ गए थे। सर्वाधिक बार, अच्छा उसके बाद में अपन बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया? 5 बार। विश्वास प्रस्ताव 5 बार। पहली बार 1990 में भैरू सिंह शेखावत के खिलाफ लाया गया, और अंतिम बार 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ लेकर आए थे, लेकिन पारित नहीं हुआ था। विश्वास प्रस्ताव तो पारित हो गया था भाई, वो सचिन पायलट वाला जो मैटर हुआ था उसमें विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे अशोक गहलोत जी, और पारित भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर यदि कोई रहा है तो वो है पूनमचंद बिश्नोई। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। पहली बार गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। क्यों गैर कांग्रेसी क्यों बने? क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस वाले तो सरकार बना रहे थे, तो विपक्ष में बैठेगा, तो गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष जब बीजेपी का बनेगा तब बनेगा, तो कौन बन गया? लक्ष्मण सिंह। एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे भैरू सिंह शेखावत। 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष रहा है रामनिवास मिर्धा, और प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी। प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। क्लियर है? राजस्थान उच्च न्यायालय अपने सिलेबस में है नहीं। यहां तक अपनी राजस्थान की पॉलिटी है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, यानी अर्थात 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब थोड़ा सा मैटर अपना इंडियन पॉलिटी का
अब अपन क्या भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास में आपके केवल और केवल क्या दे रखा है, आपको केवल और केवल भारतीय संविधान दे रखा है। तो भारतीय संविधान की चर्चा करनी है, फालतू का एक्स्ट्रा जो मैटर है वो पढ़ना ही नहीं है। तो अब अपन शुरू करने वाले भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कैसे बना वो संविधान सभा से चलता है। संविधान सभा प्रथम उल्लेख मिलता है स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज विधेयक कब आया? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रथम उल्लेख मिलता है संविधान सभा का। फिर आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में सभी दलों ने मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली मांग, संविधान सभा की पहली मांग एम.एन. रॉय ने रखी। किसने रखी? एम.एन. राय ने रखी। यह एक व्यक्तिगत मांग थी, यानी एक व्यक्ति के रूप में कोई आदमी अपने को कहता है ना, सर आप ऐसी क्लास लगाओ, वो क्लास लगाओ, तो वैसे ही व्यक्तिगत मांग रख दी गई। उसके बाद में प्रथम औपचारिक रूप से मांग, यानी प्रथम औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने रखी थी। औपचारिक मांग कार्यकारिणी समिति ने रखी। फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन कब होता है? 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पूरे में मैं इसी को इंपॉर्टेंट मानूंगा कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब होता है? 1936 में। उसके बाद में होता है हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। यह भी किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वयस्क मताधिकार की मांग की कि जो मताधिकार होना चाहिए वो वयस्क रूप से होना चाहिए, वयस्क मताधिकार की मांग करता है। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। भारत का संविधान भारतवासी ही तैयार करेंगे, ये बात किसमें रखी गई? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कि भारत का संविधान भारतवासी ही तैयार करेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक एम.एन. रॉय को माना जाता है। भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक किसको माना जाता है? एम.एन. रॉय को माना जाता है। क्लियर? उसके आगे क्रिप्स मिशन 1942। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन 1942। संविधान सभा के गठन के प्रावधानों को स्वीकार किया, यानी संविधान सभा के गठन होगा संविधान सभा का, इसके सारे प्रावधानों को कौन करता है? क्रिप्स मिशन 1942 प्रस्ताव करता है। भारतीय राजनीति का दल असहमत हो जाता है और ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है भाई, कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, मैं लगा देता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट। कराची में ये 23 मार्च 1946 को आता है और दिल्ली में 24 मार्च 1946 को आता है। क्वेश्चन पूछे कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, दिल्ली पहुंच जाता है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा? पैट्रिक नहीं, पैथिक लॉरेंस। कौन सा लॉरेंस? पैथिक लॉरेंस। ये इसका क्या है? ये इसका अध्यक्ष है। और इसके 2 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? 2। स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन सा है? एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स है, एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा एवी अलेक्जेंडर है। कौन है? एवी अलेक्जेंडर है, एवी अलेक्जेंडर है। ये इसके क्या है? अध्यक्ष और सदस्य। ये आपको याद रखना है कि जो भी कैबिनेट मिशन भारत आया उसके कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। उसके बाद में तात्कालिक भारत आ जाता है। तात्कालिक भारत में उस समय 4 क्या होते हैं? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। 4 क्या होते हैं? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं, जिसमें ABCD होता है। कौन होता है? ABCD। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में वर्तमान में, B बलूचिस्तान में, C कुर्ग है, और D कौन है? दिल्ली है। ये कुर्ग तमिलनाडु के पास में सी पड़ता है, और बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में। ये 4 क्या होते हैं? तात्कालिक भारत के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। और 11 ब्रिटिश प्रांत होते हैं। और 11 क्या होते हैं? ब्रिटिश प्रांत होते हैं। 11 क्या होते हैं? ब्रिटिश प्रांत होते हैं। 11 ब्रिटिश प्रांत, और बाकी सभी क्या होती है? देसी रियासतें होती हैं। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 11 ब्रिटिश प्रांत, बाकी सभी देसी रियासतें। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेकर इस परीक्षा को देना चाहता है वो 4 सितंबर से पहले क्या कर दे? रजिस्ट्रेशन करवा ले। आपका रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर लो, 82 39 36 85 92 पर जल्दी से आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के एक शानदार परीक्षा देने का मौका पाए, हाथ से ना निकल जाए, ऐसा ना हो। फिर अपन बात करेंगे संविधान सभा की। किसकी बात करेंगे? संविधान सभा की।
संविधान सभा क्या है। देखो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। टोटल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत के 296, ब्रिटिश भारत के कितने? 296 किसमें से आते हैं? ब्रिटिश भारत में से। और देशी रियासतों से कितने आते हैं? 93। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको पूछे जाने हैं। मैं इनको याद करने के लिए कहता हूं, टू द पॉइंट जो बातें बताइए वो याद कर लेना भाई। टोटल कितने थे? 389। 296 ब्रिटिश भारत से आते हैं, देशी रियासतों से कितने आते हैं? 93 सदस्य आते हैं। डिवाइडेशन कर लिया। 296 से ब्रिटिश प्रांतों से 292 आते हैं और 4 है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ABCD से आ जाते हैं। टोटल कितने हो गए? 296 ये और 93 ये, टोटल 389। क्लियर है। फिर 296 है, कौन है अपने? 296, उनमें से सामान्य के 213 है, मुस्लिम के 79 है और सिख के 4 है। ये संख्या के अनुपात में तो 296 आए टोटल, उनमें से सामान्य के 213 आते हैं। सामान्य के कितने आते हैं? 213। मुस्लिम कितने? 79 और सिख कितने? 4। 296 सीटों पर जो चुनाव हुए ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा 296 सीटों पर चुनाव हुए। यानी 296 से जो आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। 93 सीटों पर चुनाव होता है वो मनोनयन हुआ। 93 सीटों पर, कितनी सीटों पर? 93 सीटों पर जो चुनाव होता है वो मनोनयन होता है। क्या होता है? मनोनयन होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि संविधान सभा में जो भी सदस्य आते हैं उनका निर्वाचन भी होता है और वो मनोनीत भी होते हैं। दोनों प्रकार के सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। नोट, संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत तथा आंशिक रूप से कैसी है? निर्वाचित है। यानी मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हो जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कब चुनाव होते हैं, तो जुलाई और अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चुनाव हो जाते हैं। उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल जाती हैं? 208 सीटें कांग्रेस को मिल जाती है। आपकी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है? 208 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं। बाकी मुस्लिम लीग को 73 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 208 कांग्रेस को मिली, लेकिन मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती है? 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। और निर्दलीय को कितने? 8 सीटें। निर्दलीय को कितनी सीटें मिल जाती है भाई? 8 सीटें निर्दलीय को मिल जाती है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और मुस्लिम लीग ने क्या कर दी? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैंने स्पीड मेंटेन कर ली होगी, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर किया करें। यहाँ तक यदि आप लोगों ने देखा तो वीडियो को जरूर शेयर करें। पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया, अर्थात मुस्लिम लीग अलग होगी और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में पुनर्गठित जो संविधान सभा बनी उसमें 299 सदस्य रह जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको क्या करो? शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो यहाँ से, यानी 389 सीटें थी टोटल। 389 में से 296 क्या होते हैं? अलग से आते हैं ब्रिटिश भारत से, और जो आपके 96 सदस्य हैं, 93 देशी रियासतों से आते हैं। वो 93 है, उसके अपने यहाँ चर्चा कर रहे थे, वो मनोनयन हो गए। उसके बाद में चुनाव होता है जुलाई अगस्त में। जब चुनाव होता है 1946 में, उस समय कांग्रेस को 208 सीटें मिल जाती हैं और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल जाती हैं और निर्दलीय को 8। ये 73 सीटें अलग होने के बाद में सीटें कितनी बचेगी? 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 216। उसके बाद में 93 वो भी जुड़ जाएगी। टोटल होके कितनी सीटें? 299 सदस्य रह जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पुनर्गठन संविधान सभा की पहली बैठक, यानी पुनर्गठन होने के बाद में, पाकिस्तान बनने के बाद में पहली बैठक कब होती है? 31 अगस्त 1947। 31 अगस्त 1947 को पुनर्गठित संविधान सभा की पहली बैठक होती है। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में आए ही नहीं। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं गए भाई। और महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। ये 4th ग्रेड में 100% ये क्वेश्चन छपेगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 महिला थी।
और संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने लोगों ने किया, तो 12 सदस्यों ने किया। यह भी 4th ग्रेड में 100% छपने वाला है क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने लोगों ने किया, 12 लोगों ने, जिसमें से 11 तो क्या थे, देशी रियासतों के थे, और एक था वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा से थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। कौन थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, जो निर्वाचित थे, अर्थात उनका चुनाव हुआ था, क्योंकि ये देशी रियासतें वाले तो मनोनीत थे, लेकिन ये क्या थे, निर्वाचित थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से। इंपॉर्टेंट ये तथ्य हैं, क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें विचारक, यानी संविधान सभा के बारे में किन लोगों ने क्या बातें कही है, इन सब की अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी, यानी संविधान सभा को कांग्रेस किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या थी, संविधान सभा थी। लॉर्ड विस्काउट कहता है संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थी। संविधान सभा किसका निकाय थी, हिंदुओं का, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग हो जाती है, तो संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थी। अब अपन बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण होता है। संविधान निर्माण की चर्चा अपन करने वाले हैं। हाँ, तो अब अपने संविधान निर्माण देख रहे थे, तो संविधान निर्माण की पहली बैठक, यानी संविधान निर्माण करने के लिए जो ये चुनाव हो गए, यहाँ से जो सदस्य आ गए, ये सब एक जगह बैठकर आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो उसकी पहली बैठक किस दिन हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है। इसमें सदस्य उपस्थित रहते हैं 211, कितने में से, तो आप कहोगे इस दिन तो पूरे थे 389, ठीक है, उनमें से 211 आते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक अस्थायी अध्यक्ष हैं। आपको पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो भी सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम वक्ता पहली बार भाषण देने वाला था जेबी कृपलानी। पहली बार भाषण देने वाला वक्ता कौन था, जेबी कृपलानी। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे इसके फ्रैंक एंथोनी। कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। उसके बाद में अपन बात करें, इसी दिन उपाध्यक्ष, इस 9 दिसंबर को उपाध्यक्ष कौन था, फ्रैंक एंथोनी। लेकिन 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी को भी उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, यानी 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी भी क्या हो जाते हैं, उपाध्यक्ष हो जाते हैं। और 16 जुलाई 1947 को V.T. कृष्णमाचारी को भी क्या बना देते हैं, उपाध्यक्ष। यानी फ्रैंक एंथोनी पहले उपाध्यक्ष होते हैं, 16 जुलाई 1947 को V.T. कृष्णमाचारी को भी क्या बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। कुल मिला के 3 इसके क्या हो जाते हैं, उपाध्यक्ष हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में बात करें संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, ये मान लो 4th ग्रेड में ये क्वेश्चन छपेगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव थे। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो B.N. राव। उसके बाद में सचिव कौन थे, तो सचिव थे H.V.R. आयंगकर। कौन थे सचिव, H.V.R. आयंगकर। उसके बाद में द्वितीय एक बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में। बहुत जगह आपको 10 दिसंबर 1946 भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑथेंटिक द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को मानी जाती है। इस दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो संविधान सभा की तीसरी बैठक, कौन सी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को इंपॉर्टेंट बैठक होती है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव का 100% क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब रखा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। पारित 22 जनवरी 1947 को यह क्या हो जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को ये तीसरी बैठक में रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। संविधान का
संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है भाई। इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाल ने। किसने? N.K. पालकीवाल ने। और भारतीय संविधान का मूल आधार भी यही है। भारतीय संविधान का मूल आधार भी कौन है? आपका उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का मूल आधार है। उसके बाद में अपन बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का भी 100% क्वेश्चन आएगा 4th ग्रेड में। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। कब होता है? 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हो जाता है। इंपोर्टेंट डेट है आपके लिए 4th ग्रेड की अनुसार। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य प्रारूप समिति में होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? 7। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हो जाता है। उसके बाद में इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 30 अगस्त को इनको बना दिया जाता है। 29 अगस्त को गठन होता है, 30 अगस्त को बना दिया जाता है। और अन्य सदस्य 6 है। के एम मुंशी, उसके बाद में मोहम्मद सादुल्ला। कौन? मोहम्मद सादुल्ला। अल्लादियार कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद में है एन गोपाल स्वामी आयंगकर। डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु होने के बाद में इसका स्थान लेता है टीटी कृष्णामचारी। और बीएल मित्र के त्याग पत्र के कारण एन माधवा राव को क्या दे देते हैं? सदस्य बना देते हैं। टोटल सदस्य कितने? 6, जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है और एक त्याग पत्र देता है, तो टीटी कृष्णाचारी और एन माधव राव इनकी जगह ले लेते हैं। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 29 फरवरी 1948 को। 29 फरवरी 1948 को ये क्या करते हैं? रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और इसका उपनाम क्या है? मसूदा समिति। क्या है उपनाम इसका? मसूदा समिति, या फिर इसको क्या कह देते हैं? पांडु लेखन कह देते हैं। मसूदा समिति या फिर पांडु लेखन कह देते हैं। ये प्रस्तुत की जाती है 26 अक्टूबर 1948 को। रिपोर्ट पहली बार 21 फरवरी 1948 को दे देते हैं, लेकिन फिर संशोधन वगैरह होके टोटल प्रस्तुत किया जाता है। इसको 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब बात करेंगे पूरे संविधान का वाचन होता है वो 3 बार होता है। कितनी बार वाचन होता है? 3 बार वाचन होता है। टोटल वाचन कितनी बार है? 3 बार। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 6 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से स्टार्ट करना है, 48 से 9 नवंबर 4 नवंबर 1947 था। 1947 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चलता है। उसके बाद में द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 तक चलता है। ये भी क्या कहानी है? 48 के बाद में 49 आएगा भाई। ये कब तक चलता है? नवंबर के बाद में अक्टूबर लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है। तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसका वाचन हो जाता है। ये 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है, 26 नवंबर 1949 को जब सम्मान होता है तो उस दिन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। संविधान अंगीकृत या अधिनियमित कब किया जाता है? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस दिन भाग 22 थे, अनुसूची 8 थी और कुल अनुच्छेद 395 थे। जिस दिन संविधान अपना तैयार हुआ बनकर, उसमें 22 भाग, अनुसूची 8 और 395 क्या थे? इसके अनुच्छेद थे। अब बात करते हैं अंगीकृत के बाद में संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। इसमें 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। 16 कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 जिस दिन बना था, अंगीकृत किया था, उसी दिन लागू। बाकी टोटल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। हस्ताक्षर, इस पर सदस्य हैं, उन्होंने 284 ने हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर टोटल बहस हुई वो 114 दिन हुई। बहस कितने दिन हुई? 114 दिन हुई। और खर्च कितना आया? 64 लाख का इसके ऊपर खर्च आता है। और इसका लेखन किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा इसका क्या कर देते
देता है, लेखन कर देता है। लेखन करने वाला है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका शिल्पी है BN राव। शिल्पी कौन है? BN राव इसका शिल्पी है। और डिजाइन तैयार की वो नंदलाल बोस ने तैयार की थी। और इसमें टोटल पेज 251 थे। टोटल पेज कितने थे? 251। प्रथम हस्ताक्षर करने वाला था जवाहरलाल नेहरू। पहली बार हस्ताक्षर करने वाला कौन था इसके ऊपर? जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम हस्ताक्षर करता है राजेंद्र प्रसाद। अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल अधिवेशन 11 + 1 लास्ट वाला होके 12 अधिवेशन हो जाते हैं। कुल इसके अंदर समितियां बनती है वो 17 बनती है। और कुल बैठकें 165 हो जाती है। कुल बैठक कितने हो जाती है? 165। और कुल समितियां आपकी 17। भाग लिया और लेकिन सदस्य नहीं थे। भाग तो लिया लेकिन सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, BN राव, मोहम्मद जिन्ना और JP नारायण। ये 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने संविधान में भाग लिया सभा में, लेकिन सदस्य नहीं थे। फिर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। संविधान दिवस 26 नवंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतिम बैठक की अपन बात करें तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। अंतरिम संसद बन जाती है इस दिन। और संविधान सभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन। और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पद ग्रहण करते हैं 26 जनवरी को। इस दिन क्या कर लेते हैं? पद ग्रहण कर लेते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में अपन बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज था अपना तिरंगा, जिसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अनुपात की बात करें तो लंबाई 3 अनुपात में, चौड़ाई का अनुपात 2। उसके बाद में अपना है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है अपना जनगण मन, जिसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम। राष्ट्रगीत अपना कौन सा है? वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है। और इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर बात करेंगे संविधान सभा की समितियां, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद के पास थी। उसके बाद में झंडा समिति की अपने यदि बात करें तो झंडा समिति JB कृपलानी के पास में, झंडा समिति JB कृपलानी के पास में, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको एकीकरण का श्रेय जाता है। इस दिन के बाद में बन जाती है अपनी अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार की घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को। गठन इसका होता है 2 सितंबर 1946 को। कब होता है? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। अध्यक्ष होते हैं वेवेल, उपाध्यक्ष होता है जवाहरलाल नेहरू, और प्रारंभ में सदस्य रहते हैं 13 और मुस्लिम लीग से हो जाते हैं 15। उसके बाद में अपन बात करें अंतरिम संसद बन जाती है। उसकी पहली बैठक होती है वो होती है 17 नवंबर 1947 को, और अंतिम होती है 17 अप्रैल 1952 को। यानी अंतिम जो संसद थी उसकी अंतिम बैठक होती है 17 अप्रैल 1952 को। इस दिन के बाद में चुनाव हो जाते हैं। और पहले अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्यक्ष वाला, कि जो अपनी लोकसभा थे उसके सदस्य कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषताओं की अपन बात करें तो भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर रही है। संघात्मक और एकात्मक शासन का यहाँ पर समन्वय है। कठोर और लचीला है। लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, प्रभुत्व संपन्न है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है। उसके बाद में आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। मूल अधिकार यहाँ पर है। स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हमारे यहाँ पर होता है। अब अपने सिलेबस में संविधान के स्रोत की कहाँ से कौन सी चीज़ अपनाई गई है, उसमें अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि का शासन और विधि के समक्ष समता। द्विसदनीय, कौन सी?
द्विसदनीय व्यवस्थापिका हमारे यहाँ से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, CAG का पद, केग यानी CAG का पद, सामूहिक उत्तरदायित्व, परमाधिकार रीटें और संसदीय प्रक्रिया, ये सभी कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। अमेरिका से इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विधि का सम्मान संरक्षण प्रस्तावना जो अपनी है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। अमेरिका से तो प्रस्तावना, अमेरिका से तो क्या लिए पढ़ने? प्रस्तावना लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उसकी भाषा लिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है और संसद की संयुक्त बैठकें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय प्रणाली, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास रहेंगे, ये भी कनाडा से। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व लिए गए और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड के 100 पूछा जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध और सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। सोवियत संघ से क्या लिए गए? मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल। ये अपना हो जाता है पूरा कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।